हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल एट मूल मंत्र क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? मैं अभिनय गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मूल मंत्र क्लासेस पे। जी हां, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले, जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स 17 अगस्त 2019। पिछले वर्ष जो है कि 17 अगस्त 2019 को एक पेपर कराया गया था IBPS RRB क्लर्क का, रीजनल रूरल बैंक का, जिसका पेपर अभी आपके अगस्त में होने वाला है, जिसका डेट भी आपका आया हुआ है कि आपका पेपर सितंबर में कराया जाएगा। आज की क्लास हमारी संडे स्पेशल की क्लास जो है वह इस पे डिपेंडेंट होगी, मतलब ये क्लास हमारी बेस है किस पे, तो RRB के पेपर पे। और इस पेपर में कुछ और नहीं, बस हम डिस्कशन करने वाले उन रीजनिंग के 40 प्रश्नों का जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। हम देखने वाले कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए थे और उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा विद ट्रिक। अब ध्यान से एक बात सुनिएगा, आपकी जो RRB होती है इसमें आपके केवल 80 क्वेश्चंस आते हैं। ये 80 क्वेश्चंस आपके जो आते हैं ये आपके टोटल 45 मिनट्स में करने होते हैं। और इस 45 मिनट्स में ये 80 क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके रीजनिंग के होते हैं, और 40 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं, वो आपके होते हैं मैथमेटिक्स के। और प्री में आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं आता है। लेकिन फटाफट जितने लोग सेशन में जुड़े हैं जल्दी से सेशन को आप लोग शेयर करिए। शेयर नहीं करते हैं आप सभी लोग, सेशन को जल्दी से शेयर करें सभी लोग। और जो लोग सेशन में जुड़ चुके हैं सेशन को लाइक भी कर दें, सेशन को लाइक भी कर दें, सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करिए आप सभी लोग। चलिए, गुड इवनिंग ऑल। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इस पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए थे। बड़ा मेहनत करके क्वेश्चन सब आपके लिए अरेंज किए गए हैं। हमने कहा IBPS RRB क्लर्क 17 अगस्त 2019 में जो क्वेश्चन आया था, ये देखिए आपके सिटिंग अरेंजमेंट से 15 क्वेश्चन और पजल से 5 क्वेश्चन। मतलब आप कह सकते हैं कि उस 40 क्वेश्चन में केवल 20 क्वेश्चन जो है आपके सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से आया था। सिटिंग अरेंजमेंट आपके 3 तरह की पूछी गई थी। लीनियर था जिसमें कि पैरेलल रोज था, एक आपका स्ट्रेट लाइन था लीनियर जिसमें कि सर्टेन नंबर का पजल था, और एक सर्कुलर टेबल पे था, और तीनों 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपके दिए गए थे। फिर पजल जो थी वो आपकी थी फ्लोर बेस्ड पजल थी। फ्लोर बेस्ड पजल में आपके 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। आगे आपसे कहा गया था कि कोडिंग में चाइनीज कोडिंग आई थी और चाइनीज कोडिंग से आपसे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यानी कोडिंग में आपसे 6 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के लिए। फिर इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म दोनों को मिला के 7 क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके जो मेन चैप्टर्स निकलते हैं RRB के लोग, क्या निकले सर? मेन चैप्टर आपका निकला सिटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद पजल, इसके बाद सिलोजिज्म, इसके बाद इनइक्वालिटी के बाद आपका निकलता है कोडिंग डिकोडिंग के बाद आपका आता है ब्लड रिलेशन, जिससे कि 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और डायरेक्शन डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल से 2 क्वेश्चन। टोटल जब आप ऐड करेंगे तो 15, 5, 20, 6, 26, 4, 30, और 30 और 6, 36 और 4 कितना हो गया? ये आपका हो गया 40। एंड टोटल आपके 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 2019 में पूछा गया था 17 अगस्त को। ठीक है, तो आज हम अब जो डिस्कशन करने वाले हैं या उन्हीं 40 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सेशन को आप शेयर करिए। शेयर नहीं कर रहे हैं आप सभी लोग, फटाफट शेयर करिए। और बच्चों को जो बैंकिंग तैयारी करें उनको ऐड करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर ही हमें बताता है कि वास्तव में हमारी तैयारी कहाँ पे हम कितने क्वेश्चंस और अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पूरे चैप्टर का फॉर्मेट था। हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहेंगे, कहीं आपको नहीं जाना होगा। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी लोग को जुड़ने के लिए। और आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए, जो सेशन है उसमें हम क्वेश्चन आपके इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पूरा क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाएंगे, दोनों लैंग्वेज में आपको बोल रहे होंगे। ठीक है, तो आप पहले ट्राई करिए और फटाफट आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ है, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ है, फिर आगे इसी पे 3 क्वेश्चन आपके और बेस्ड होंगे, जो कि 3, 4, 5। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और पहले इसे जल्दी से सॉल्व करिए। आपको हम समय देते हैं, पूरे के पूरे 1 मिनट का समय देते हैं। चलिए फटाफट जल्दी से सभी लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन हम हिंदी में पढ़ते जा रहे हैं, जिसको डाउट होगा वो सुन लेंगे। बाकी जो लोग इंग्लिश वाले वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट करिए, तब तक हिंदी वाले ध्यान से सुने। कहा गया कि 10 पीपल, मतलब 10 लोग बैठे हुए हैं 2 पैरेलल लाइंस में, आमने सामने बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? तो बोला गया कि M, N, O, P और Q जो हैं यह नॉर्थ मतलब कि उत्तर दिशा में फेस कर रहे हैं। मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 10 लोग हैं। ये लोग ऊपर नॉर्थ देख रहे हैं, ये साउथ देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, कहा गया था। आगे बोला है कि जो नीचे देखने वाले वो कौन है? A, B, C, D, E, ये साउथ में देख रहे हैं। मतलब जो ए ऊपर वाले वो कौन है? A, B, C, D और E, ये लोग साउथ में देख रहे हैं। और जो M, N, O
P और Q, ये लोग कहाँ देख रहे हैं, ये लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता चल गया कौन कहाँ बैठा। आगे बोला और कहा गया कि 2 people sits between M and P। M और P के बीच में कितने लोग बैठे हैं सर, 2 लोग। अब ध्यान से सुनिए, पहले ध्यान से, हमने कहा M और P के बीच में 2 लोग अगर बैठे हैं तो मान लीजिए अगर M को यहां रखें तो फिर 2 लोग छोड़ के यहां कौन आएगा सर, P आएगा। किसी ने कहा सर M को यहां रखे तो फिर 2 छोड़ के P कहाँ, यहाँ। किसी ने कहा सर M को यहां तो फिर छोड़ के P यहाँ। सर बड़ा कंडीशन बन जा रहा था, इतनी सारी पॉसिबिलिटी बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तभी हम इतनी पॉसिबिलिटियां नहीं बनाएंगे। बस छोड़ दीजिए, हाँ इस लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए कि ये लाइन अभी हमें बनानी है। क्या लाइन था हमारा कि 2 people sit between M and P, ये बात हमने लाइन बना के छोड़ दिया। आगे बोला कहा गया कि M sits at one of the extreme ends। M जो है वह एक अंतिम साइड बैठा हुआ है। अब जाके बात क्लियर हो गई, क्यों, सुनिए। अगर M एक साइड बैठा तो या तो आपका M यहां बैठेगा या तो आपका M यहां बैठेगा। तो चलिए एक पॉसिबिलिटी और बना ही लेते हैं। हमने कहा एक बार हमने M को यहां बैठाया और एक बार हमने M को कहां बैठाया, यहां बैठाया। चलिए अब क्या करना था, आप बोला गया था कि यहाँ पे 2 पर्सन M और किसके बीच में, P के बीच में। तो इस कंडीशन में देखेंगे तो M और P के बीच में 1 और 2 छोड़ेंगे तो यहाँ कौन आएगा सर, यहाँ P आएगा। और इस कंडीशन में चलेंगे तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ कौन आएगा, यहाँ पे P चलाएगा, ठीक है। आगे बोला और कहा गया है कि इमीडिएट, आगे देखिए क्या बोला, कहा गया इमीडिएट नेबर्स ऑफ P फेसेस B, यानी P का जो पड़ोसी है, ये P के जो पड़ोसी हैं इसको जस्ट कौन फेस करता है सर, B फेस करता है। मतलब B इनमें से किसी भी प्लेस पे आ सकता है। तो जो P के पड़ोसी हैं इसको कौन फेस करता है, इसको फेस करता है B, मतलब कि B यहाँ दोनों में कहीं भी आ सकता है। आगे चलिए, आगे बोला और कहा गया कि 2 people sit between B and D। B और D के बीच में कितने लोग हैं सर, 2 लोग। अब देखिए अगर B को हम यहाँ मान लीजिए यहाँ पे B को अगर बैठा दें तो फिर 1 और 2 छोड़ के क्या D के लिए कोई पोजीशन बचा, या 1 और 2 छोड़ के क्या कोई D के लिए पोजीशन बचा, नहीं बचेगा। इसका मतलब श्योर हो चुका है कि जो B को हमने यहाँ बीच में बैठाया था, B को यहाँ बीच में हमें नहीं बैठाना होगा। तो B कहाँ बैठेगा, B बैठेगा यहाँ पे, और 1 और 2 छोड़ के यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका D। क्लियर है। फिर ऐसे इस फिगर में भी क्या हो जाएगा, इस फिगर में भी आपका B बैठेगा यहाँ पे, और 1 और 2 छोड़ के यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ आपका चलाएगा D। बात क्लियर है यहाँ तक। आगे चलिए, आगे बोला और कहा गया कि A एंड C आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। A और C दोनों एक साथ बैठे हैं। तो पहले बताइए A और C कहाँ के हैं सर, A और C कहाँ बैठे हैं, ऊपर वाली पंक्ति में बैठे हैं। तो इसका मतलब दोनों एक साथ आएंगे। तो यहाँ अगर A और C को किसी को रख देंगे तो क्या दोनों एक साथ हो पाएंगे, नहीं हो सकते। कमेंट करते रहें, कमेंट करते रहें। हमने कहा नहीं हो सकते। इसका मतलब A और C जब भी आएंगे सर, या तो A यहाँ तो C यहाँ, और अगर C यहाँ पे आएगा तो A यहाँ चलाएगा, लेकिन आएंगे यहीं पे। तो अगर दोनों यहीं पे आ गए तो फिर बचा कौन, बचा था आपका E, वो E चलाएगा। यहाँ E का पोजीशन क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। सेम इस कंडीशन में भी E का पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। बात क्लियर है। अब आगे चलिए, आगे बोला और कहा गया आपसे कि C डज नॉट सीट अपोजिट टू P। C जो है वो P के अपोजिट नहीं बैठेगा। तो अगर P के सामने यहाँ पे C नहीं आएगा तो C कहाँ आएगा, C आएगा यहाँ, और यहाँ कौन बैठेगा सर, यहाँ बैठ जाएगा A। अच्छा यहाँ पे C जो है P के सामने नहीं आएगा तो C चलाएगा यहाँ, और यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A। बात क्लियर है। अब आगे बोला गया और कहा गया, और इसमें बोला गया था कि E सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। A के लेफ्ट में तीसरा कौन है सर, E बैठा है। अगर A ऊपर बैठा था, नीचे देख रहा था, साउथ में देख रहा था, तो A का लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, A का लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो A के लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा कौन होना चाहिए, E होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे A के लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा तो E बैठा है, लेकिन यहाँ पे A के लेफ्ट में क्या तीसरा E बैठा था, नहीं। मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत हो गई। आगे बोला और कहा गया कि Q सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ N। N के राइट में सेकंड कौन होगा सर, Q। अब देखिए N जो है वो ऊपर देख रहा था तो इसका राइट इधर होगा, तो इसके सेकंड में पहला, दूसरा यहाँ कौन होना चाहिए, यहाँ Q होना चाहिए। अब समझिए कि अगर Q सिट्स टू द राइट ऑफ N, तो अगर N को यहाँ रखें तो क्या इसके राइट में Q के लिए जगह है, नहीं जगह है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे आपका N नहीं बैठे, तो N कहाँ बैठेगा, यहाँ, और N के राइट में दूसरा कौन होगा, Q। और जैसे Q बैठा यहाँ कौन आ गया, O। लीजिए हमारा फिगर बन गया, क्या हो गया सर, तैयार हो गया। जैसे फिगर तैयार हुआ, अब आप क्वेश्चन का आंसर हमें देना शुरू करें। फटाफट कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए। सेशन को शेयर नहीं करते हो यार आप लोग। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जो लोग जुड़े हैं सर लास्ट तक जुड़े रहिए और देखते रहिए। अब बोला गया, क्या कहा गया सर कि हु एमंग द फॉलोइंग इज द इमीडिएट नेबर ऑफ Q। Q का पड़ोसी कौन है, तो सर Q का पड़ोसी O भी है और Q का पड़ोसी P भी है।
तो सर यहाँ पे ऑप्शन में पी तो मैं नहीं दिख रहा था, तो पी अगर नहीं दिख रहा है तो क्या हो जाएगा सर, आंसर हमारा हो जाएगा ओ, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दूसरे में कहा गया और बोला गया कि हाउ मेनी पीपल्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में कितने लोग बैठे हैं। तो सर डी के राइट में देखिए डी यहाँ पे है और नीचे देख रहा है तो इसका राइट इधर होगा ना, तो इसके राइट में कितने लोग हैं सर, 1 2 और 3, तो 3 लोग इसके राइट में बैठे थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जरा इन तीनों क्वेश्चन का आंसर बताइए हमें। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हु इज अ फिशिंग पी, पी को कौन फेस करता है सर, तो हमने डायग्राम क्या बनाया था, जरा देखिएगा। डायग्राम हमारा जो बना था वो क्या बना था, डायग्राम बना था BACDE, BACD और E, और नीचे हमारा रो क्या बना था, नीचे वाला रो बना था NPQOM, NPQOM, यही तो हमारा बना था फिगर। तब इसमें बताइए हमें कि हु इज फेसिंग पी, पी को कौन फेस करता है सर, तो पी को फेस कौन करता है, ए करता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है। आगे चलिए, आगे क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, चौथे में बोला है एज मेनी पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, एज सिटिंग टू द राइट ऑफ किसके, मतलब ए के राइट में जितने लोग बैठे हैं इतने ही लोग किसके राइट में बैठे हैं, ये बात बताना। तो बताइए पहले ए के राइट में कितने लोग हैं सर, ए के राइट में, ए नीचे देख रहा है ना, तो इसका राइट इधर होगा, तो ए के राइट में कितने लोग हैं सर, केवल 1 लोग। तो अब बताइए इसमें से किसके राइट में केवल एक ही लोग बैठे हैं, एन के राइट में से, एन के राइट में तो बहुत लोग हैं, नहीं होगा। क्यू के राइट में सर तो 2 लोग हैं, नहीं होगा। एम के राइट में तो कोई है ही नहीं, एम नहीं होगा। ओ के राइट में सर यहाँ पे देखिए 1 लोग हैं, ए के राइट में भी 1 लोग थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बोला और कहा गया कि फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से एक आपका भिन्न है, बाकी 4 एक जैसे हैं, बताइए वह भिन्न कौन सा है। हमने कहा सर देखिए आइए देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को लगाया जाता है, बताइए बी और पी में क्या रिश्ता है। हमने कहा देखिए सर बी यहाँ पे है तो पी यहाँ पे है, ये दोनों एक दूसरे के बगल के अपोजिट हैं, मतलब बी का जो पड़ोसी है उसका अपोजिट कौन है सर, पी बैठा था। अच्छा पी और सी देखिए, अब देखिए पी यहाँ पे है तो सी यहाँ पे है, मतलब कि फिर सी के बगल पड़ोसी का अपोजिट कौन है, पी बैठा है। अच्छा क्यू और डी, सर देखिए क्यू यहाँ पे, डी यहाँ पे, मतलब फिर से डी के पड़ोसी सी का अपोजिट कौन, क्यू। अच्छा यम और ए, सर यम और ए देखिए, यम यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो यम और ए में क्या कोई रिश्ता हमें दिखा यहाँ से यहाँ तक, बहुत दूर के रिश्ते। ए और एन में देखिए सर ए यहाँ पे बैठा था और एन यहाँ पे, तो ए और एन फिर से एक दूसरे के पड़ोसी का अपोजिट हो गए हैं, मतलब यम और ए जो था यही आपका क्या था, इस ग्रुप से बाहर था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन जितने लोग 5 क्वेश्चन जितने लोग समझ चुके हैं, फटाफट एक बार थम्सअप करिए कि हाँ सर हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सही किया था। कोई हमने क्वेश्चन समझाने में आपको काफ़ी समय लिया, 2 से 3 मिनट का समय हमने लिया आपको। जब आप प्रश्न लगा रहे होंगे तो आपको पता है कि सर 45 मिनट में अगर 80 क्वेश्चन करना है, मतलब 20 से 22 मिनट के अंदर आपको रीजनिंग के 40 क्वेश्चन सॉल्व कर देने होंगे। तो इस 20 से 22 मिनट का मतलब आपके एक क्वेश्चन के लिए आपको 40 सेकंड मिला, तो अगर यहाँ 5 क्वेश्चन थे तो आपको 2 मिनट का समय मिला। तो इस 2 मिनट के समय में 2 मिनट का समय भी आप नहीं कर सकते, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मतलब लगभग आप बोल सकते हैं कि सर हमें लगभग 2.5 से 3 मिनट का समय मिलता है, तो 2.5 से 3 मिनट का समय मिले तो इस पूरे के पूरे समय आप क्वेश्चन लगा चुके होंगे। तो थम्सअप करिए और बताइए कि सर हमने 5 क्वेश्चन सही लगाया था। देखिए इतने आसान क्वेश्चन से आपके आरआरबी में पूछे जाते हैं, और जो लोग तैयारी करें सर बड़े आराम से पूरा क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बताना है आपको। 6वां क्वेश्चन आपका ये है और कहा गया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ही विल से इज कोडेड एज 139, से टू हिम को कोड किया गया 352 से, और फिर बोला गया कि ही में डू को कोड किया गया किससे 879 से। तो बताइए कि विल का कोड क्या होगा। पहले आप आंसर करिए हमें, उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे। सर एक कदम इस प्रश्न के लिए आपको जादू आज सिखा देंगे, कैसे प्रश्नों को कैसे ऑप्शन से एलिमिनेट किया जाता है, केवल एलिमिनेशन से सिखा देंगे पूरा पूरा जादू आपको। लेकिन पहले आप कमेंट करिए, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अभी एक क्लास आपकी और चली है सर, आज 2 बजे 1-2 बजे आपकी क्लास आज चली है, जिस क्लास में आपको पूरे 1 वीक का 1 वीक के पूरे करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको बताए गए हैं, और पूरे के पूरे स्टैटिक जीके के साथ। तो जितने लोग सेशन में उसमें जुड़े थे उनको बहुत सारा थैंक यू, और जो लोग सेशन ए देख रहे हैं जो उसमें नहीं जुड़े थे वो सभी लोग इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे इस वीडियो के और देखें, वहाँ पर लिंक उस वीडियो का भी पड़ा हुआ है, उससे भी आप जाके जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी कुछ लोग कमेंट करना शुरू कर चुके हैं, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा।
आंसर सभी लोग देने की कोशिश किया करें। चलिए देखिए कोड क्या है सर, विल का कोड चाहिए हमें ना। तो पहले बताइए विल कहाँ पे है। हमने कहा देखिए सर यहाँ पे आपका विल लिखा था, इसका मतलब कि विल का जो कोड होगा वो 139 के अंदर का ही कोई कोड होना चाहिए। कोई जब इसमें विल लिखा हुआ है तो विल का कोड भी 139 में से ही कोई होगा, 139 में से ही कोड कोई होगा। इसका मतलब 7 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। अब 1 और 9 दिया है, 3 नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज हो जाए, लेकिन 5 और 7 नहीं होगा। ये तो बिल्कुल क्लियर है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे ही विल से को क्या लिखा था 139, मतलब विल का कोड भी इसी तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। बात क्लियर। आगे बोला गया से टू हिम, से टू हिम। सर इसमें क्या कहीं विल लिखा है? विल नहीं है, मतलब कि इन तीनों में से विल का कोड कोई नहीं होगा। तो 352 में से विल का कोड कोई नहीं हो सकता, तो 3 नहीं होगा, तो इसे भी नन ऑफ दिस का ऑप्शन अब क्या हो चुका, कट चुका। अब बचा 1 और 9, तो बताना है कि 1 और 9 में कौन कोड हो जाएगा। तो देखिए अब ही में डू में क्या विल लिखा है सर, यहाँ पे भी अगर विल नहीं है तो विल का कोड इन तीनों में से कोई नहीं हो सकता, तो मतलब 9 भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, बचा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक क्या हो जाएगा, विल का कोड हो जाएगा। हमने कहाँ कोड निकाला। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे सर, यहाँ देखेंगे विल कॉमन, ही कॉमन, सबका कोड निकाल लेंगे, बक्सा बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, और फिर कहेंगे सर इसका कोड ये होगा। कहीं नहीं, हमने पूरा क्वेश्चन केवल ऑप्शन एलिमिनेशन से लगा दिया। अगर तरीका समझ में आया हो थम्स अप करें सभी लोग, थम्स अप फटाफट थम्स अप करिए। अगर तरीका समझ में आओ तो थम्स अप करें सभी लोग, फटाफट थम्स अप करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था और कहा गया था कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक in a certain way as per the English alphabet order and thus from a group which of the following does not belong to the given group। कहा गया कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस 5 ऑप्शन में 4 ऑप्शन एक जैसे हैं, एक ऑप्शन आपका कोई भिन्न है। बताइए कौन सा ऑप्शन भिन्न है। तो चलिए पहले आप बताइए इसका आंसर, तब तक हम इसको लिख लें। चलिए कमेंट करें फटाफट कौन इसका भिन्न है। कौन भिन्न है फटाफट बताइए। चलिए अब जरा प्लेस वैल्यू बोल दीजिए हमको जल्दी से, प्लेस वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, फटाफट प्लेस वैल्यू बताइए हमको। जहां भी है बोलना शुरू करिए। चलिए बोल नहीं रहे आप लोग, 8 की प्लेस वैल्यू बोलिए। 8, 11, 10, 9, 16, 19, 18, 17, 1, 4, 3, 2। अच्छा उसके बाद देखिए 13, 15, 14, 12। ए क्या है सर, ए बी का वैल्यू 22, 25, 24, 23। पढ़िए 8 के बाद देखिए, 8 के बाद क्या है 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, यहाँ देखिए 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19। अच्छा 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अच्छा यहाँ पे देखिए 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25। लेकिन यहाँ पे 13 के बाद 14 यहाँ पे नहीं है, मतलब कि चौथा ऑप्शन आपकी सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा था। बात क्लियर। सीरीज क्या थी, सीरीज थी आपकी, पहले देखिए सीरीज क्या थी, यहाँ पे प्लस का 3 किया गया, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 1, यानी +3 -1 करके आपकी सीरीज लिखा गया था। लेकिन इस वाले में लागू नहीं होता था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यही तो है आपके आरआरबी का पेपर। जरा देखिए और बताइए आपको क्या नहीं आ रहा है। सब कुछ तो आपको आ रहा है, बताना तो हमें कुछ नहीं पड़ रहा है, हम बस बैठ के बोल रहे हैं। साहब सब कुछ आंसर तो आप हमें कमेंट करके बता दे रहे हैं, सारा आंसर केवल आप कमेंट करके हमें बता दे रहे हैं। हम तो बस बैठ के बोलने का एक मुहरा है आपके सामने। तो क्या है आरआरबी में, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं, बहुत आसान पेपर होगा। आप सभी लोग का सिलेक्शन भी इस टाइम हो जाएगा। लेकिन हाँ, ईमानदारी के साथ, बार बार हम कहते हैं कि अपने वर्क को हमेशा ईमानदारी के साथ किया करिए। जो लोग अपने काम के साथ ईमानदारी नहीं करते हैं, गद्दारी करते हैं, उन लोगों का सिलेक्शन ही नहीं, उनका जीवन भी संशय में आ जाता है। तो ईमानदारी का परिचय दीजिए और आराम से ईमानदारी से पढ़िए। हम ये कभी नहीं आपको कहते हैं कि आप हमारे वीडियो से ही पढ़िए, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं सर, लेकिन ईमानदारी से पढ़िए। उसको आप ऑनेस्टी के साथ पढ़िए, उनकी बताई गई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए। जो चीज़ें नहीं आती हैं उसे कमेंट करके डाउट पूछा करें। बाकी आपके लिए टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें आप डिस्कशन भी करते हैं। डिस्कशन में फालतू काम ना किया करें, आपस में बातें ना किया करें, आप क्वेश्चन भेजें, उसका सॉल्यूशन पाएं, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपका आ चुका इनइक्वालिटी का, और बताइए कि इसमें क्या हो जाएगा। चलिए कमेंट करना शुरू करिए। आप लोग इनइक्वालिटी बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं। अभी प्रमोद सर के द्वारा इनइक्वालिटी भी आपको पढ़ाई जा रही है, उसकी क्लास भी चल रही है, क्लास भी आप जरूर ज्वाइन करें। और यहाँ पे आपके आंसर जो क्वेश्चन आपके पूछे गए 4 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के पूछे गए हैं 8 से लेकर के 11 तक। देखते हैं कितने लोगों का पूरा 4 का 4 क्वेश्चन सही होता है। कमेंट करिए। जिसका पूरा का पूरा 4 में 4 क्वेश्चन जिसका सही हुआ इनइक्वालिटी का, उसको नगद 10 रुपए का गूगल पे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तुरंत 10 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए कुछ लोग हंस रहे हैं। आपको गूगल पे पक्का भेजा जाएगा, बस आप 4 में 4 सही करके दिखाइए। लेकिन एक ही व्यक्ति का चारों सही होना चाहिए। चलिए कुछ लोग आंसर्स करने लगे, बहुत सही। देखिए हमने कहा आप ध्यान सुनेंगे। स्टेटमेंट में क्या दिया है स्टेटमेंट देखिए। आपका स्टेटमेंट में यहाँ पे एक कमा लगाया गया है, मतलब कि यहाँ से आपका जो फिगर है वो अलग है, इधर का कुछ अलग स्टेटमेंट, इधर का अलग है, ठीक है। चलिए कंक्लूजन पे चलिए। कहा गया आर से पी के बीच में रिश्ता चाहिए। देखिए आर कहाँ पे है, आर यहाँ पे है, और पी कहाँ पे, पी यहाँ पे है। आर से पी चलिए। आर से जब चल रहे थे तो हमने कहा आर इज लेस आर इक्वल टू क्या, हमने कहा आर इज लेस आर इक्वल टू ई, ठीक। और ई क्या है सर, ई भी क्या है, ई इज लेस आर इक्वल टू पी, तो ई इज लेस आर इक्वल टू पी। ये नॉर्मल आपका क्या हो चुका, एक स्टेटमेंट ड्रॉ हो चुका। अब बताइए आर और पी के बीच में कौन सी साइन आई है, जरा बता दीजिए आप सभी लोग हमारे लैंग्वेज में कमेंट करिए फटाफट। जो स्टूडेंट्स पढ़े हमसे बताइए कि आर और पी के बीच में कौन आया है। आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं, बताइए आर और पी के बीच में कौन आया है। जो स्टूडेंट्स क्लास किए हैं उन्हें पता है कि हम क्या पूछना चाहते हैं। फटाफट जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए कि आर और पी के बीच में कौन आया है। चलिए कमेंट्स में आने शुरू हो गए, कुछ लोग हंस रहे हैं। देखिए हमने कहा सर आर और पी के बीच में, देखिए जब यहाँ पे लेस आर इक्वल टू आया है, आप कह रहे हैं कि सर जो आर है वह ई से या तो लेस या तो बराबर हो सकता है, और ई जो है वह लेस या बराबर पी से हो सकता है। तो फिर आर और पी के बीच में आप कंफर्म कैसे कह सकते हैं कि आर जो है वो पी के बराबर होगा। तो ये बात आप गलत कह रहे थे, गलत हो जाएगा। और अगर अपनी लैंग्वेज की बात करें तो सीधा सा आपको पता है सर कि आर और पी के बीच में पापा आ गए हैं, तो फिर हमारी वैल्यू नहीं हो सकती, बात गलत हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी एक बात आप जानते हैं कि जब इनइक्वालिटी में ये तीनों साइन आ जाएं, मतलब कि ये तीनों साइन का मतलब इसे हम कहते हैं ग्रैंडफादर, जीएफ का मतलब ग्रैंडफादर ही समझिएगा। आजकल बहुत कुछ समझने लगे हैं आप लॉकडाउन में। हमने कहा जीएफ का मतलब है ग्रैंडफादर, इसका मतलब है सर फादर, और इस साइन का मतलब क्या है सर, इस साइन का मतलब है हम लोग। तो बताइए जब तीनों साइन आएंगे यानी दादा, पापा और हम तीनों लोग आएंगे तो बात किसकी होगी सर, दादा की तो बात मानी जाएगी। इसलिए हमने कहा था कि जब ये तीनों साइन आए तो बात इसकी होती है, जब ये 2 साइन आए तो बात इसकी होती है, जब कोई नहीं आएगा तब जाके इक्वल टू सही होता है। बात क्लियर है। तो जब इनके बीच में ग्रेटर आर इक्वल टू लेस आर इक्वल टू आ चुका तो फिर इक्वल टू वाला गलत हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहे हैं सर पी से आर, आप कह रहे हैं सर पी जो है वो ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पे इक्वल भी होने का एक संभावना बन रहा है ना, तो फिर ग्रेटर भी गलत हो जाएगा। लेकिन सुनिए, हमने कहा सर एक बात तो कंफर्म है कि पी जो होगा वो या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा आर के। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है ना कि जो P है वो बड़ा है या बराबर है किसके, R के। तो या तो बड़ा होगा या तो बराबर, ध्यान से सुनिए हम क्या बोले, हम करें या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। सर देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो या तो R P के बराबर होगा या तो P R से बड़ा होगा। तो फिर हम क्या कर देंगे, लगा देंगे आइदर, क्योंकि सर या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है, मतलब होगा तो इन्हीं दोनों में से कोई ना। क्योंकि जब P R के बोला है ना P इज ग्रेटर R इक्वल टू R, इट मीन्स दैट आइदर P R ग्रेटर आइदर P R इक्वल टू R। क्लियर है। चलिए बहुत लोग आंसर दिया, वेरी गुड। आपका कमेंट पढ़ के मन खुश हो जाता है एकदम। अगला क्वेश्चन फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए किसी भी स्टेटमेंट को जोड़ा नहीं गया, डायरेक्ट एक सिंगल स्टेटमेंट लिखा है, और फिर यहाँ पे आपके सामने 2 कंक्लूजन। बताइए देखते हैं किसका सबसे सही आंसर आता है। जिसका सही हुआ अगर चारों क्वेश्चन, नगद 10 रुपए का इनाम आपको भेज दिया जाएगा। इनाम की राशि देखिए आपको भेजने जा रहे हैं, इनाम की राशि भी आपको भेजने जा रहे हैं। फटाफट पहले कमेंट करिए सभी लोग। चलिए कुछ लोग हंस रहे हैं, बिल्कुल सर।
मुस्कुराते रहिए, और कुछ नहीं है जिंदगी में, बस मुस्कुराना ही है सब कुछ। चलिए कमेंट्स कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ आंसर आना शुरू हो चुका, वेरी गुड। चलिए देखते हैं। हमने कहा वाई से हमें कहाँ जाना है सर, वी जाना है। देखिए वाई यहाँ पे है और वी कहाँ पे, भी यहाँ पे है। वाई से भी जा रहे थे, देखिए कौन मिल रहा है, ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर, मतलब तीनों जगह केवल यही साइन आया है। इसका मतलब वाई और भी के बीच में, ये भी है वाई है, तो वाई और भी के बीच में भी यही वाला साइन अगर आएगा तभी बात सही माना जाएगा, अन्यथा सारे साइन गलत होंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला गया था भी जो है वो ग्रेटर होगा किससे, वाई से। और पहला कंक्लूजन यही कर रहा है कि जो भी है वो क्या है सर, ग्रेटर है किससे, वाई से, पहला सही है। दूसरे में कहा गया कि जो ए है वो ग्रेटर है यस से। तो आइए पहले देखते हैं कि जो ए है और यस है वो है कहाँ, ए और यस कहाँ पे है। हमने कहा देखिए ए यहाँ पे है और यस यहाँ पे है। तो जब ए से यस जा रहे थे तो यहाँ पे देखिए दोनों साइन का चेहरा एक दूसरे के विपरीत है, दोनों साइन एक दूसरे के पलट चुके हैं, एक बार इधर से इधर से, या दोनों साइन जब पलट जाते हैं, जब इनका साइन विपरीत हो जाता है तो फिर इनके बीच में कोई भी रिश्ता बता पाना पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों, सुनिए। हमने कहा यस से कहा गया भी बड़ा, भी से कौन छोटा सर, ए, ऐसा ही बोला गया है। अब मान लीजिए यस की जगह पे हम क्या रख दें सर, यस की जगह हम 5 रख दें, और भी की जगह हमने कहा 20, देखिए 5 से 20 बड़ा होगा, और ए की जगह हमने 4 रख दिया, तभी भी 4 से क्या होगा, 20 बड़ा होगा। इस केस में आपका जो 4 है वो छोटा हो गया 5 से, मतलब यस जो है आपका वो बड़ा हो गया किससे, ए से। किसने कहा सर मान लीजिए ए 5 न करके यस की वैल्यू आप 3 रख दीजिए, तभी भी 3 से 20 बड़ा होगा, और यहाँ पे ए की वैल्यू आप सर 10 रख दीजिए, तभी 10 से 20 बड़ा होगा। तो इस केस में तो ए बड़ा हो गया 3 से ना, तो इस केस में ए बड़ा हो जाएगा आपका यस से। तो सर कई सारी कंडीशन जब बनने लगे, डाउटफुल कंडीशन आ जाए, तो यहाँ पे केवल कन्फर्म ए बड़ा है कहना गलत होगा, मतलब ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला अनुसरण करता है, यानी केवल पहला निष्कर्ष सही है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। जी बिल्कुल, बहुत लोग आंसर सही दिए हैं। चलिए कुछ लोग हम देख रहे हैं 2 में 2 नंबर पा चुके हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर अगले क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया। एक स्टेटमेंट आपका यहाँ से यहाँ तक देखिए दिया गया है, और फिर इसके बाद एक स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। फिर 2 कंक्लूजन हैं, जल्दी बताइए कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा, क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें फटाफट। चलिए देखते हैं, आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं हम भी। कुछ लोग का आंसर्स आना शुरू हो चुका है। चलिए देखते हैं। अब हमने आपसे कहा कि के से, चलिए देखिए पहले कहाँ जाना है सर, हमने कहा यन से हमें के जाना है। तो यन से के जाना है, तो पहले देखिए स्टेटमेंट में यन कहाँ है और के कहाँ है। हमने कहा सर यन यहाँ है और के यहाँ है। तो जब यन से के जा रहे थे तो देखिए यहाँ पे मिला आपको लेस आर इक्वल टू, फिर यहाँ पे ग्रेटर। सर ये साइन एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं क्या? और जब विपरीत हो गया तो फिर कोई एक साइन डेफिनेट बताना गलत होगा, क्योंकि अभी जस्ट हम समझा के आ रहे हैं। दूसरे में बोला कि आर से क्यू जाना है। सर अब आइए देखते हैं कि आर कहाँ और क्यू कहाँ, पहले आर और क्यू को ढूंढते हैं। हमने देखिए आर यहाँ पे है और क्यू कहाँ पे, क्यू यहाँ पे है। तो जब आर से क्यू जाएंगे तो हमने क्या बोला, हमने कहा आर इज ग्रेटर आर इक्वल टू एफ। अब देखिए एफ क्या है सर, एफ जो है वो ग्रेटर है किसके, क्यू के, तो एफ ग्रेटर है किससे, क्यू से। जब एफ ग्रेटर, कुछ लोग कह रहे होंगे सर यहाँ पे देखिए सर एफ यहाँ पे इधर है और क्यू इधर है, यहाँ पे सर आपने एफ को इधर क्यू को इधर। हमने कहा सर हाँ, साइन इधर यहाँ पे ऐसे थी, जब हमने एफ को इधर भेजा तो साइन भी देखिए कुछ आपकी ऐसे थी, तो साइन कैसे ऐसे हो गई। बात क्लियर है? तो चाहे आप इसको ऐसे लिखिए कि एफ छोटा है क्यू से, एफ बड़ा है क्यू से, या आप ऐसे लिखिए कि क्यू छोटा है एफ से, बात तो दोनों एक ही हुआ ना। हमने कहा आप समझिए कि हमें आर से क्यू जाना, आर से क्यू जाना था, तो आर से क्यू के बीच में कौन कौन से साइन आया सर, ये दोनों साइन आए। तो इन दोनों साइन में किसकी बात होती है बताइए? जब ग्रैंडफादर और फादर दोनों आ जाए तो बात किसका, ग्रैंडफादर का, मतलब बड़ा वाला साइन आना चाहिए, और आर और क्यू के बीच में बड़ा वाला साइन आया है, मतलब ये करेक्ट है। तो पहला गलत, दूसरा से मतलब क्या हो जाएगा सर, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, मतलब कि दूसरा अनुसरण सही ऑप्शन में बेस द करेक्ट आंसर। जी हाँ, 3 में 3 सही हो चुका है कुछ लोगों का, लग रहा है इनाम पाएंगे आज। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में फिर आपका स्टेटमेंट किसी से ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए, कमेंट करिए फटाफट, कमेंट करिए। और यह लास्ट क्वेश्चन है आपके इनइक्वालिटी का, जो आपके पेपर में पूछा गया था। चलिए बहुत से आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। चलिए आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं कुछ लोग के। जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग। देखिए हमने कहा क्या बोला गया, कहा गया कि के से ई जाना है। तो पहले देखिए के यहाँ पे है सर, ई यहाँ पे है।
अब देखिए के से ई तक अगर जाना है तो फिर देखिए कौन कौन, देखिए के से जब ई जा रहे थे तो पहले हमें साइन कौन सा मिला सर, पहले जब के से हम ई की तरफ चल रहे थे तो पहले हमें ए वाला साइन मिला, फिर हमें इक्वल टू मिला, और फिर हमें क्या मिला, फिर से हमें ग्रेटर आर इक्वल टू मिला। जब ये तीनों साइन आएगा तो बात किसका होगा सर, बात होगा ग्रेटर आर इक्वल टू का, मतलब ई जो के से बड़ा या बराबर होगा, ये कंडीशन निकल के आनी चाहिए। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जो ई है वो बड़ा या बराबर है किसके, के, मतलब पहला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे में बोला और कहा गया कि डी से बी चलना है। अब देखिए डी कहाँ पे, बी कहाँ पे, हमने कहा सर डी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। अब बताइए हमको कि जब डी से बी आप जा रहे थे तो डी आपका लेस था, अगर एक बार ए वाला साइन आपको दिख जाए तो फिर आंसर में यही आना चाहिए, दूसरा साइन नहीं आना चाहिए। बात क्लियर है। और उससे भी आपको एक बात कही गई है, जब आप जानते हैं कि एक अच्छी तरह बात जानते होंगे कि इसको हमने कहा था ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का मतलब होता है सर दादा, और एक बात कहा जाता है कि ज़िंदगी में हमें कभी भी खुदा जुदाई न दे, और जब एक बार दादा दिख जाएं तो फिर हमें कुछ कभी दिखाई न दे। मतलब जब एक बार इन तीनों साइन में ए वाली साइन जैसे हमें दिख जाए, समझ लीजिए कि इन दोनों साइन का अस्तित्व वहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बात क्लियर है। इट मीन्स दैट आपका आंसर क्या होगा सर, आपका आंसर होगा कि जो डी है, जब डी से बी तक जाएंगे तो हमें डी से बी तक जाने में देखिए ए वाला साइन आना चाहिए। इट मीन्स दैट कि जो डी है वो छोटा होगा किससे, बी से, और यहाँ पे तो डी को आपने बड़ा बना दिया, इसलिए गलत है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, यानी केवल पहला सही हो जाएगा। हाँ, बहुत लोगों ने इसका सही आंसर दिया था, आप सभी लोगों को हमारी शुभकामनाएं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है और बताना है कि हाउ मेनी सच पेयर्स लेटर्स आर देयर इन द वर्ड, किस वर्ड में सर, MINUT। और ऐसे क्वेश्चंस आपको क्लास में कम से कम SSC और बैंक हर एक क्लास में ऐसे क्वेश्चंस आपको हमने 20-20 क्वेश्चन करवाए होंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सर। तो बताइए मिनट में ऐसे बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब कि इधर से भी काउंट करना है और इधर से भी काउंट करना है, तो बताइए ऐसे कितने आपके पेयर्स बनेंगे जितने आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स में होते हैं, बताइए फटाफट कमेंट करिए। चलिए कुछ लोग काउंट करना शुरू कर दिए, हम देख रहे हैं कुछ लोग कॉपी पे बनाने लगे हैं, कुछ लोग मिनट को मिनट में लगा रहे हैं, कुछ लोग क्वेश्चंस के मिनट को मिनट में सॉल्व कर दे रहे हैं। चलिए बिल्कुल वेरी गुड, देखते हैं। एम की वैल्यू 13, आई 9, 14, 21, 20 और 5। हाँ, प्लेस वैल्यू आपको याद होना बहुत जरूरी है। प्लेस वैल्यू कैसे याद होती है सर, तो जिस दिन रीजनिंग का बेसिक क्लास लेके हम आ गए उस दिन आपको प्लेस वैल्यू एक क्लास के अंदर याद करवा देंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि यहाँ 90% बच्चों को ये वैल्यू याद है। जिनको याद है एक बार थम्सअप करिए सर हमें वैल्यू याद है, जिनको याद है थम्सअप करिए सर हमें वैल्यू याद है, थम्सअप करिए फटाफट। चलिए कुछ लोग कह रहे हैं सर हमें याद है, देख लेते हैं। हमने कहा जब लिख लेते हैं सर इसको काउंट करिए, 13 से चलिए 13 बाद क्या सर, 14, 15, 16, 17, 18। क्या कहीं भी कोई ओवरलैपिंग हुआ, नहीं। इसका मतलब सर यम से आगे कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जिसके बीच में उतने ही लेटर पाए जाए जहाँ कहाँ होते हैं, ABCD में होते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। 9 के बाद क्या है सर, 10, 11, 12, 13, फिर कहीं ओवरलैपिंग नहीं हुआ। 14 से चलिए तो 15, 16, 17, कहीं ओवरलैपिंग नहीं हुआ। आगे चलिए 21 के बाद 22, 23, नहीं ओवरलैपिंग हुआ। किसी ने कहा सर 21 के बाद 20, हमने कहा नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलिए। 20 के बाद 5 कोई मतलब नहीं, 5 से चलिए, 5 के बाद देखिए 6, 7, 8, 9, जी हाँ 5 के बाद यहाँ पे 9 ओवरलैप कर चुका। इसका मतलब ई और आई के बीच में यहाँ कितने लेटर हैं सर, 1, 2, 3। और जब ABCD लिखते हैं तब ई के बाद F, G, H और I, ई और आई के बीच में कितने आते हैं, 3 ही लेटर आते हैं। यहाँ भी ई और आई के बीच में कितने आए हैं, 3 ही लेटर आए हैं। मतलब एक जोड़ा क्या निकला आपका, ई और आई का। बात क्लियर, आगे चलिए। 20 के बाद चलेंगे, 20 के बाद क्या आएगा सर, 21। 20 के बाद 21, फिर एक जोड़ा हमें मिल गया, किसका, T और U का। मतलब यहाँ पे हमें अभी 2 जोड़े मिल चुके हैं। 21 के बाद 22, 23, 24, 14 के बाद 15, 16, 9 के बाद 10, कहीं नहीं। मतलब हमें केवल 2 पेयर मिलेंगे ऐसे जो ABCD में पाए जा रहे हैं, उतने ही पेयर जितने ABCD में होते हैं। क्लियर है, चलिए थम्सअप करें फटाफट, किस तरह क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो कि आपका पजल बेस है। और यहाँ पे आपके सामने देखिए 13 से 17, यहाँ पे आपसे 5 क्वेश्चन फिर पूछे गए, 13, 14, 15, 16 और 17। अब इसमें क्या बोला गया कि 7 पीपल्स ABCDEFG लिव इन 7 फ्लोर बिल्डिंग वेयर द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 7 एंड द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1। 7 फ्लोर है सर, सबसे निचला फ्लोर आपका पहला मतलब 1 है
उसके ऊपर आपके जो फ्लोर्स हैं 2 3 4 5 6 ऐसे आपके टोटल कितने फ्लोर हैं, 7 फ्लोर हैं। देखिए जब पजल आपकी अलग अलग आती है तो उसका अलग अलग नियम होता है। यहाँ पे पजल जो है आपकी वो फ्लोर बेस्ड पजल है, तो यहाँ पे आपका फ्लोर बेस्ड पजल अगर है तो फ्लोर बेस को कैसे लगाते हैं इसे हम लोग पहले समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसका लगाइए, सॉल्व करिए, फिर हम इसको बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले आप सॉल्व करिए, पहले आप सभी लोग सॉल्व करें फटाफट। बहुत से आप सभी लोग आंसर बहुत अच्छा दे रहे हैं, आप सभी लोग आंसर। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और बनाइए कि क्वेश्चन को टाइमिंग के अंदर सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए देखते, देखिए फ्लोर बेस्ड पजल जब भी आएगी तो उसमें फ्लोर को हमेशा फिक्स करेंगे। किसको फिक्स करेंगे, फ्लोर को। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 कितने फ्लोर है सर, 7 फ्लोर, सातों को हमने बना लिया। आगे पढ़िए, आगे बोला और कहा गया कि 2 पर्सन्स आर लिविंग बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में कितने लोग हैं सर, 2 लोग। तो बी और सी के बीच में कितने, 2। किसी ने कहा सर हो सकता है कि सी नीचे ना होकर के बी नीचे हो जाए, ऊपर सी हो जाए, बीच में कितने हो जाए, 2 हो जाए। हाँ, दोनों कंडीशन हो सकती है। आगे बोला और कहा गया कि बी लिव्स जस्ट एबव ए, जो बी है वो तत्काल ए के ऊपर बैठा है। मतलब ए को हमें यहाँ बैठाना हो तभी तो इसके जस्ट ऊपर बी होगा, और फिर बी यहाँ है तो उसके तत्काल ऊपर ए के नीचे, मतलब कि बी के नीचे ए होगा और ए के ऊपर कौन होगा, बी होगा। आगे बोला और कहा गया कि नॉट मोर देन 3 पीपुल आर लिविंग एबव ए से ऊपर 3 से अधिक नहीं होने चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में देखिए ए के ऊपर 1 2 3 4 हो गए, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत हो गई। अब बचा कौन सा पॉसिबिलिटी, ये वाला पॉसिबिलिटी को लेकर बचा। अभी आगे पढ़िए, आगे बोला और कहा गया कि डी इज लिविंग ऑन द इवन नंबर फ्लोर एंड लिव्स इमीडिएट एबव जी। जो डी है वो तत्काल जी के ऊपर है, और जो डी है वो कहाँ पे बैठा है सर, इवन नंबर फ्लोर पे बैठा है। इट मीन्स दैट डी की कंडीशन देखिए, डी आपका अगर इवन नंबर पे बैठा है तो डी आपका 2 पे हो सकता है। डी अगर इवन नंबर पे है तो चलिए इसकी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। डी 4 पे भी हो सकता है, और डी अगर इवन नंबर पे बैठा है तो डी 6 पर भी हो सकता है। अब डी जैसे ही बनाएंगे डी के तत्काल नीचे कौन आएगा सर, जी आएगा, मतलब यहाँ पे जी हो जाएगा, इसमें जी यहाँ हो जाएगा, इसमें जी कहाँ हो जाएगा, इसमें जी 5 पे हो जाएगा। क्लियर है। तब चलिए आगे पढ़िए, आगे क्या बोला गया, और आगे कहा गया 3 पॉसिबिलिटी अभी हम बना के चल रहे हैं, तीनों हमारी अलग अलग पॉसिबिलिटी बन चुकी हैं। अब देखिए ये चारों जो है वो चारों हमेशा एक ही साथ आएंगे, क्योंकि बी के तत्काल नीचे ए होगा और ए के बाद एक गैप करके सी होगा, चारों एक साथ आएंगे। तो देखिए अब इस वाली कंडीशन में 1 2 3 4 नीचे जगह खाली, मतलब यहाँ पे बी होगा, बी के नीचे ए होगा, ए के नीचे गैप है, गैप के बाद क्या है सर, सी है। इस कंडीशन में देखिए ऊपर 3 ही प्लेस खाली, अगर बी को यहाँ रखे तो बी के नीचे ए आएगा, एक गैप करके सी के लिए जगह ही नहीं है। अगर बी को यहाँ रखे तो बी के बाद यहाँ नीचे ए आएगा, फिर एक गैप करके सी के लिए जगह नहीं है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई, बीच वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। आगे बात क्लियर। आगे बोला और कहा गया कि अच्छा इस वाले कंडीशन देखिए, इस वाले कंडीशन में अगर हम बी को यहाँ रखें तो बी के नीचे यहाँ कौन आएगा सर, ए, और ए के बाद एक छोड़ के यहाँ कौन आएगा, यहाँ आएगा सी। एक कंडीशन यहाँ और हो सकती थी कि बी को हम यहाँ रखते तो बी के नीचे यहाँ ए आता, और एक के बाद एक छोड़ के यहाँ पे सी आ जाता, और यहाँ पे आपका डी था, यहाँ पे जी था। बात क्लियर है। आगे पढ़िए, आगे बोला और कहा गया कि यफ इज नॉट लिविंग ऑन फ्लोर नंबर 5, यानी 5 पर यफ नहीं आएगा। तो यफ के लिए देखिए इस वाली कंडीशन में 2 जगह है, एक तो 7 के पास है, एक जगह कहाँ पे, एक 4 के पास है। इस वाली कंडीशन में यफ के लिए एक ही जगह बचा, अगर 5 पे नहीं आएगा तो कहाँ आएगा सर, वो आएगा आपका 3 पे, और जो ई बचा था वो कहाँ आ जाएगा, ई आ जाएगा आपके 5 पे। यहाँ पे कंडीशन इसमें देखिए यफ आपका 5 पे नहीं आएगा तो यफ की फिर 2 कंडीशन, या तो 7 पे आएगा, या तो कहाँ आएगा सर, या तो 2 पे आएगा। क्लियर है। आगे बोला गया कि यफ इज लिविंग एबव ई, यफ जो है वो ई से ऊपर है। तो यफ ई से ऊपर है, मतलब यहाँ ई आएगा और यहाँ कौन आएगा सर, यहाँ ई एफ आएगा। बात क्लियर। इसमें देखिए यफ से ई से ऊपर यफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो यफ से ऊपर ही आएगा, मतलब वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब यहाँ पे यफ दोनों में आ सकता है कहीं भी, लेकिन यफ कहाँ आएगा सर, ई से ऊपर, मतलब ई आएगा नीचे और यफ कहाँ आएगा, यफ आएगा ऊपर। अब देखिए 2 फिगर अभी हमारे पास बन चुके हैं, एक ए वाला और एक फिगर ए वाला। लेकिन एक बात बताइए, एक लाइन हमने आगे लिखा था कि नॉट मोर देन 3 पर्सन एबव ए से ऊपर कितने नहीं होने चाहिए सर, 3 से अधिक नहीं होने चाहिए। लेकिन इस वाले फिगर में देखेंगे तो ए से ऊपर देखिए 1 2 3 4 हो रहे हैं, मतलब 3 से अधिक नहीं होना चाहिए, 4 है तो ये गलत है। ए वाला फिगर कंप्लीट। क्वेश्चन बोला गया कि हु इज लिविंग एबव बी, बी से ऊपर कौन है सर, तो बी से ऊपर कौन है सर, बी से ऊपर यफ है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बोला और कहा गया हाउ मेनी पीपल्स आर लिविंग बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में कितने लोग हैं सर, तो ए यहाँ पे है,
डी, यहाँ पे ए और डी के बीच में कितने लोग हैं सर? ए और डी के बीच में 2 लोग हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? आगे चलिए, आगे फिर 3 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया और बोला गया कि एज मेनी पीपल आर लिविंग एबव ई एज लिविंग बिलो, मतलब ई के ऊपर जितने लोग हैं उतने ही लोग ई के ऊपर, अब 1 हो सकता है 2 3, जितने भी हैं उतने ही लोग किसके नीचे हैं सर? वो कौन सा व्यक्ति जिसके नीचे उतने ही लोग हैं जितने ई के ऊपर हैं? तो आइए देखते हैं हमारा फिगर क्या बना था। फिगर हमारा बना था एफ बी ए, तो जो फिगर बना पहले उसे देख लेते हैं। हमने फिगर क्या बना था? फिगर बना था हमारा एफ बी ए। आगे देखिए, आगे बोला गया और क्या था? एफ बी ए, फिर क्या था? ई सी डी जी। ई सी डी जी मतलब यहाँ ई सी डी और जी, ये आपका डायग्राम बन चुका था। अब देखिए बोला गया कि ई से ऊपर कितने लोग, तो बताइए ई से ऊपर कितने लोग हैं सर? ई से ऊपर आपके 1 2 3 लोग हैं। तो अगर ई से ऊपर 3 लोग हैं तो फिर 3 ही लोग जो हैं आपके ई के नीचे भी हो जाएंगे। इसका मतलब कि देखिए ई ही तो है जिसके ऊपर 3 और ऊपर नीचे भी 3 है। आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि ई के ऊपर 3 और ई के नीचे 3। ठीक, 16वां क्वेश्चन बोला गया कि फाइंड द ऑड वन आउट। कौन सा ऑड है सर? एफ बी। एफ बी देखिए अगल बगल के पड़ोसी हैं। ए भी देखिए अगल बगल के पड़ोसी हैं। ए बी सर, ए बी भी अगल बगल के पड़ोसी हैं। डी ई सर, डी ई जो है ये देखिए दूर दूर के रिश्तेदार हो जा रहे हैं, थोड़े पड़ोसी नहीं हो रहे हैं, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ई। यही हमारे क्या हो जाएंगे? आउट हो जाएंगे। हु इज लिविंग इमीडिएटली बिलो सी। सी के तत्काल नीचे कौन है सर? सी के तत्काल नीचे कौन है सर? तो डी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 17 में क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। बात समझ पाए? तो देखिए सर, ये जो आपकी पजल्स होती हैं, इन पजल को लगाने का तरीका होता है। जब हम पजल पढ़े तभी आगे जहाँ पे पैरेलल रो में लोग बैठे थे तो उसको हमने क्या किया? पहले हमने सीट्स को अरेंज कर दिया, देन हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया। यहाँ पे हमने पहले फ्लोर को बनाया, फिर हमने क्वेश्चन को अरेंज करना शुरू किया। जितनी पॉसिबिलिटी मैंने पॉसिबिलिटियाँ बनाइए, अपने आप पॉसिबिलिटियाँ कटती चली जाएंगी और आपका एक क्वेश्चन फ्रेश एकदम बच्चा चला जाएगा। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते तो इसी में लिखने लगते हैं। जैसे कि जब नंबरिंग हमने किया तो इसी में आगे पीछे लिखने लगेंगे, तो बाद में इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि आप वहाँ गलत हो जाएंगे। बात क्लियर है? चलिए अब देखिए, क्वेश्चन आपका था, ये था आपका पजल। अब पजल के बाद देखते हैं अब क्वेश्चन हमारा क्या आता है। क्वेश्चन आता है हमारा 18 से 20, मतलब 3 क्वेश्चन आपके 18, 19 और 20 पूछे गए हैं। जो किसके हैं सर? ये क्वेश्चन आपके सिलोजिज्म के हैं। न्याय निगमन के, जैसा कि हम स्टार्टिंग में बताते थे कि 4 आपके इनक्वालिटी और 3 आपके सिलोजिज्म, 7 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे गए थे। तो देखिए आपके अभी क्वेश्चन जो आ चुके हैं वो सिलोजिज्म के आ चुके हैं। केस है आपका ओनली अ फ्यू का, तो पहले आप डायग्राम बनाइए, सॉल्यूशन बताइए, देन हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्टली आप हमें बताएंगे। चलिए पहले बताइए, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। कितने लोगों का आंसर जो था वो पजल का पूरा सही था, कितने लोग पजल के पांचों क्वेश्चन सही बनाए थे, जरा कमेंट करके बताइए हमें। चलिए कमेंट्स कुछ लोग करने लगे हैं, वेरी गुड। चलिए बनाते हैं। कहा गया ओनली अ फ्यू। सर ओनली अ फ्यू का मतलब होता है केवल कुछ। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है केवल कुछ। तो सर केवल कुछ, तो कहा गया ओनली अ फ्यू लैम्प्स आर बोटल्स। देखिए ओनली अ फ्यू लैम्प्स आर बोटल्स, तो ओनली अ फ्यू मतलब केवल कुछ ही लैंप अगर बोतल हैं, इट मीन्स डैट कि कुछ लैंप बोतल नहीं है। जब केवल कुछ ही लैंप अगर बोतल हैं तो कुछ लैंप बोतल नहीं है। और आपको पता भी है कि ओनली अ फ्यू का मतलब होता है ऑल्सो सम एंड सम नॉट। सम और सम नॉट दोनों स्टेटमेंट को जब एक में इंक्लूड किया जाता है तब जाकर ओनली अ फ्यू का केस बनता है। अब दूसरा कहा गया था नो बोतल इज सीप। कोई भी बोतल आपका क्या नहीं है सर? कोई बोतल आपका सीप नहीं, ऐसा कहा गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन में पूछा गया, कहा गया सम शिप्स आर डेफिनेटली नॉट लैंप्स। कुछ शिप्स ऐसी हैं जो लैंप्स नहीं हैं। सर शिप और लैंप आपस में जुड़ा है क्या? अगर मान लीजिए इसी फिगर को हम ऐसे बनाते, हम आपसे कहते हैं कि देखिए ये आपका लैंप है और कुछ लैंप आपके क्या थे सर? बोतल थे। और फिर हम कहते हैं कि कुछ लैंप आपके बोतल नहीं है और आपने कहा था कि कोई भी बोतल आपका सिप नहीं है, तो हम कहते हैं देखिए ये कोई भी बोतल आपका, ये आपका सिप नहीं है। सिप को हम क्या कर देते? इस लैंप के अंदर बना देते। क्या हम बना सकते थे? बिल्कुल बना सकते थे। तो सर जब यहाँ पे सभी सिप लैंप के अंदर आ जाएंगे तो फिर कुछ सिप्स डेफिनेटली लैंप नहीं है, बात कैसे कर सकते हैं? बात गलत हो जाएगी, पहला कंफ्यूजन गलत हो जाएगा।
दूसरे में कहा गया कि ऑल लैंप्स कैन नेवर बी सिप, सभी लैंप कभी भी सिप नहीं हो सकते। सर सारे के सारे लैंप सिप हो जाएं ये पॉसिबल नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सुनिए, जो लैंप आपके बोतल्स में जाके आप मिल चुके हैं, जो सम का रिश्ता बना चुके हैं, वो कभी भी सिप में नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बोला है कि कोई भी बोतल सिप नहीं हो सकता। तो जब कोई बोतल सिप नहीं हो सकता तो जो लैंप बोतल में आ चुके हैं ये भी कभी सिप में नहीं जा सकते। और आप लोग दोस्ती में अक्सर ऐसा कहते हैं कि अगर तुमने उससे बात करना शुरू कर दिया तो फिर हमसे तुम बात नहीं करना। मतलब लैंप्स अगर बोतल में मिल गए और बोतल सिप से झगड़ा किया है तो लैंप का भी ये वाला हिस्सा सिप में कभी भी नहीं जा सकता। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कभी भी सारा लैंप सिप नहीं हो सकता, मतलब ओनली सेकंड फॉलो। बात क्लियर है? आगे चलिए। अगला क्वेश्चन फिर से आया आपके सामने ओनली अ फ्यू का, और फिर ओनली अ फ्यू को आप क्या बनाएंगे सर? ओनली अ फ्यू वेल्स आर मेट्स। ओनली अ फ्यू वेल्स आर मेट्स मतलब केवल कुछ ही आपके वेल्स क्या होंगे? मेट होंगे, मतलब कुछ वेल्स आपके मेट नहीं होंगे। आगे कहा गया ऑल पिलो आर मैट्स, सभी के सभी पिलो क्या सर? मैट्स हैं। अब बताइए हमें कि दोनों में कौन सही कौन गलत। तो पहले हम कमेंट करके जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बताते हैं। कमेंट करें फटाफट, सभी लोग कमेंट करें। चलिए कमेंट करिए सभी लोग। चलिए आंसर आने शुरू हो चुका आपके, कुछ आंसर देने लगे हैं। देखिए पहला कहा गया कि एटलीस्ट सम पिलोज आर वेल्स। एटलीस्ट को हटाइए, बस इतना पढ़िए कि सम पिलोज आर वेल्स। सम पिलोज आर वेल्स। सर पिलोज और वेल्स तो आपस में गोले जुड़े ही नहीं है, नहीं जुड़े तो फिर नॉर्मल कंक्लूजन गलत है। और आपको पता भी है सर कि क्या पिलो और वेल्स के बारे में कहीं कोई जानकारी हमारे स्टेटमेंट में दिया गया है? नहीं दिया गया। और आप देख भी रहे हैं कि कोई भी पिलो वेल्स में नहीं जाया गया, क्या हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और एक नॉर्मल सा तरीका में पता है कि जब आपके स्टेटमेंट्स के गोले आपस में नहीं जुड़े होते हैं तो उनके भी सारे नॉर्मल कंक्लूजन क्या होते हैं? गलत होते हैं। आगे पढ़िए, आगे बोला और कहा गया ऑल वेल्स कैन नेवर बी पिलो। सभी के सभी वेल्स आपके कभी भी पिलो नहीं हो सकते। सभी के सभी वेल्स आपके कभी पिलो नहीं हो सकते। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे आप सारे के सारे वेल्स को पिलो के अंदर करेंगे और पिलो आपके मैट के अंदर चला जाएगा, इसका मतलब जो आपका ये सम नॉट बना रहा था, आपका वेल जो सम नॉट कर रहा है ये सम नॉट नहीं कर पाएगा, ये ऑल कर देगा, और ऑल कभी भी बन नहीं सकता। इसलिए क्या हो जाएगा? ये वाला आपका बिल्कुल सही, ओनली सेकंड फॉलो। बात क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत आसान था, केवल ऑल नो की कंडीशन है, फटाफट बता ले जाइए। देखते हैं किसका सही होता है। एक क्वेश्चन जिसका सही होगा सर, गारंटी कि उन बच्चों को इस बार तो इनाम पक्का दिया जाएगा, इस बार कोई धोखाधड़ी नहीं, इस बार पक्का इनाम दिया जाएगा। चलिए बताइए फटाफट, कमेंट करिए। सेशन को लाइक नहीं करते हैं आप सभी लोग। अब हम कहेंगे नहीं, अब हम बिल्कुल नहीं कहने वाले कि लाइक करिए शेयर करिए, कुछ नहीं कहने वाले। हम देखते हैं आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, हम कुछ बोलेंगे ही नहीं अब। चलिए देखिए, कहा गया ऑल, चलिए आंसर्स पे आ रहे हैं, वेरी गुड। कहा गया ऑल बम्बूज आर स्टिक्स, ऑल बम्बूज आर स्टिक्स। और फिर कहा गया नो बम्बूज आर डिस्क, कोई बम्बू नहीं, क्या सर? डिस्क नहीं है। ये तो बोला गया डिस्क नहीं है। नो स्टिक्स इज अ डिस्क, नो स्टिक इज अ डिस्क। सर कोई भी बम्बू का जो हिस्सा है ये आपका डिस्क में नहीं जाएगा, लेकिन इस जो आपका स्टिक है इसका हिस्सा तो जा सकता है ना। हमने कहा कि ऑल बम्बू आर स्टिक्स, ऑल बम्बू आर स्टिक्स। और फिर हमने कहा कि नो बम्बू आर डिस्क, कोई भी बम्बू डिस्क नहीं है। तुम तो ऐसे भी बना सकते थे, कोई बम्बू डिस्क नहीं है तो ये भी बना सकते हैं। तो अगर ऐसे बना देंगे तो फिर आपने कहा नो स्टिक इज डिस्क, तो ये बात तो आपकी गलत हुई ना, क्योंकि आपके जो स्टिक है वो तो डिस्क में आ रहा है ना, तो ये बात तो गलत है, मतलब पहला आपका गलत है। अगले में कहा गया कि सम स्टिक्स आर डिस्क, स्टिक्स और डिस्क क्या जुड़े हैं? क्या जुड़े हैं? नहीं जुड़े तो फिर सम कहना गलत हो जाएगा, दोनों गलत। तो क्या लगा दिया जाए? बोथ कंक्लूजन नाइदर नॉर लगा दिया जाए? क्या आंसर ऑप्शन डी बोल दिया जाए? बोल दिया जाए क्या? नहीं, नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं बोलना है। क्यों? जरा सुनिए। हमने कहा सर देखिए यहाँ पे आपका जब जब दोनों कंक्लूजन गलत हो, जब दोनों कंक्लूजन्स गलत हो, दोनों कंक्लूजन्स में एक में आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट आया हो, मतलब पॉजिटिव बात की गई हो, एक में निगेटिव बात की गई हो, दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स आपके अगर सेम हो
तब यहाँ पे कंडीशन बनती है आइदर और की। देखिए यहाँ पे नो के साथ सम आया, निगेटिव के साथ पॉजिटिव आया, स्टिक डिस आपके एलिमेंट्स भी सेम हैं, दोनों गलत हैं सर, पूरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। यहाँ पे होगा आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड फॉलो, मतलब कि आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या कंडीशन होती है सुनिए, हमने कहा आइदर की कंडीशन होती है कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए, अगर पॉजिटिव में ऑल आया तो निगेटिव में सम नॉट आना चाहिए, ऑल के साथ नो अगर चला आया निगेटिव तो ये आपका आइदर नहीं बनाता है। अगर पॉजिटिव में सम आया तो निगेटिव में सम नॉट आ सकता है, निगेटिव में नो आ सकता है, अगर कोई भी आएगा आइदर बन जाएगा। बात क्लियर है। लेकिन अगर ऑल के साथ नो आया तो आइदर नहीं बनेगा। एक बात और ध्यान दीजिए, अगर ऑल के साथ आपका सम नॉट आता है तब एक चीज और ध्यान देना होता है कि आपके एलिमेंट्स बिल्कुल एक दूसरे के नीचे होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे स्टिक आगे है और डिस पीछे है तो फिर यहाँ भी स्टिक और डिस ऐसे ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे डिस आ गया और यहाँ पे स्टिक आ गया तो फिर ये बात आपकी गलत हो जाएगी, ये यहाँ पे आपका आइदर नहीं लगेगा। ठीक है, बात क्लियर। आगे चलिए, आगे आ चुका आपके सामने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, और रिश्ते निभाने आपको आजकल बड़े अच्छे तरीके से आते हैं। तो बताइए हमें कि किसकी शादी किससे करा दें और इस लॉकडाउन में क्या क्या हो सकता है। चलिए बताइए, फटाफट हमें कमेंट करिए, बताइए किसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे लोगों की शादियां तय हो चुकी थी लेकिन लॉकडाउन के कारण उनकी शादियां कट गई हैं सर। ये बड़ा दुख का संदेश देखा जा रहा है। चलिए, कहा गया कि एज, देखिए पहले क्या बोला था क्वेश्चन आपके सामने, फिर यहाँ पे 21 से 23 का मतलब फिर यहाँ 3 क्वेश्चन आ गए हैं, 21, 22 और 23, 3 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, तीनों इसी स्टेटमेंट पर बेस होंगे। बोला गया कि एज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो भाई है किसका सर, बी का, तो दोनों एक ही जनरेशन पे आएंगे, और ब्रदर है मतलब ये पुरुष होगा प्लस होगा। आगे बोला गया सी इज द ब्रदर ऑफ आर, अब सी जो है क्या सर, सी जो है ब्रदर है किसका, सी ब्रदर है किसका, आर का। लेकिन सी और आर क्या ए बी से जुड़े हैं, अभी ऐसा कोई प्लानिंग हमें नहीं बोला गया, ऐसा कोई रिश्ता नहीं दिया गया है, तब दोनों को अलग अलग बनाएंगे, दोनों को अलग अलग बनाएंगे। बात क्लियर। आगे बोला गया, कहा गया हु इज मैरिड टू एस, हु का मतलब कौन सर, बोला गया कि सी जो है भाई आर का जो विवाहित है किससे, यस से, तो हु का मतलब होता है जस्ट बगल वाला, तो जस्ट बगल वाला कौन है सर, आर, आर विवाहित है किससे, आर विवाहित है एस से, मतलब आर और एस क्या है सर, आर और एस पति पत्नी, या पत्नी पति हो जाए, कुछ भी हो सकते हैं, जेंडर क्लियर तो था नहीं कौन क्या है। ठीक है, आगे बोला आर इज द ओनली डॉटर ऑफ बी, आर इज द ओनली डॉटर ऑफ बी, आर केवल एक लड़की है किसकी, बी की, तो बी की लड़की कौन है सर, आर, तो अगर बी की लड़की आर महिला हो गई तो फिर यस क्या होगा सर, पुरुष, और ये पति होगा यस, और आर पत्नी होगी। और अभी हमने कहा था कि आर का एक भाई है जिसका नाम क्या है सर, सी। आगे बोला और कहा गया कि टी इज द सन ऑफ आर, टी क्या है सर, टी जो है वो आर का सन है, ऐसा आपसे बोला गया था। अब लीजिए हमारा फिगर बन के तैयार हो गया। अब पहला क्वेश्चन कहा गया और बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली इनकरेक्ट, कौन निश्चित रूप से गलत है। क्लियर है, पढ़िए। पहले बोला गया, कहा गया कि सी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ यस, सी यस का ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ का मतलब हो सकता है साला, साढ़ू। देखिए ब्रदर इन लॉ का एक रिश्ता सुनिए, पर ध्यान से समझिएगा, ये तो नहीं होगा, इसे मिटा देते हैं। हमने कहा ब्रदर इन लॉ का, देखिए ध्यान सुनिएगा, ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है अगर ए और बी मान लीजिए पति पत्नी है, अगर ये पति है पत्नी है तो बी के बगल में बी के जितने भाई होंगे, बी के जितने भाई होंगे, इसके मामा के लड़के, इसके चाचा के लड़के, इसके बुआ के लड़के, जितने इसके भाई होंगे वो सब ए के क्या कहलाएंगे, ब्रदर इन लॉ कहलाएंगे। और ए के जितने भाई होंगे वो सब बी के ब्रदर इन लॉ कहलाएंगे। मतलब दो जोड़े जब विवाहित मिलते हैं तो उनके जितने भाई उस लेवल पे आते हैं वो सब बगल वाले के ब्रदर इन लॉ होते हैं। तो अगर बी का कोई भाई है तो ए का ब्रदर इन लॉ किस प्रकार होगा, ए हो जाएगा इसका, अच्छा समझिए, ए क्या होगा सर, इसकी पत्नी है ना, तो पत्नी का भाई क्या लगता है सर, ये साला होगा। अच्छा इसके पति के भाई है ना, तो पति के भाई क्या लगेंगे सर, पति के भाई अगर बड़े हैं तो उन्हें भसुर कहा जाता है, क्या बोलते हैं, जेठ बोलते हैं उन्हें, तो सर ये जेठ हो जाएंगे। अगर छोटा भाई हो तो क्या हो जाएगा सर, देवर हो जाएगा। मतलब ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या क्या हो सकता है, ब्रदर इन का मतलब हो सकता है देवर, साला,
भस और जिसे आप बोलते हैं ज्येष्ठ बोलते हैं, ज्येष्ठ भ्राता मतलब कि हमने कहा देवर साला। एक और रिश्ता आता है जिसे बोलते हैं साढ़ू, बड़ा इंपॉर्टेंट रिश्ता है सर। साढ़ू क्या होता है, तो साढ़ू का मतलब समझिए, हमने कहा मान लीजिए एक ही परिवार में दो बहनें हैं सर, एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है। आज अब दोनों बहनें, दो अलग अलग नागरिक सी और डी, कहीं दो पता नहीं कहाँ के रहने वाले लोग हैं, लेकिन जब दो अलग अलग स्वतंत्र पुरुष स्वतंत्र नागरिक एक ही परिवार के द्वारा डस लिए जाते हैं तो दोनों आपस में साढ़ू बन जाते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि दो जब एक ही परिवार की बहनें और दोनों बहनों का दो अलग अलग लोगों से शादी होगा तो ये दोनों आपस में साढ़ू कहलाते हैं सर। बात क्लियर है। तो हमने कहा ब्रदर इन लॉ का मतलब देखिए क्या क्या, देवर साला कुछ भी, साढ़ू कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखिए यश के पत्नी का भाई है मतलब यश का ब्रदर इन लॉ है। बात क्लियर। तो ये तो सही निकल रहा है ना, ये तो बन रहा है रिश्ता। हमें कौन सा चाहिए, इनकरेक्ट वाला चाहिए, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगले में कहा गया यस इज द मदर ऑफ टी, एस जो है वो माता है टी की, एस इज द मदर ऑफ टी। सर टी पुरुष है तो कभी भी जीवन में माता नहीं बन सकता, इसका मतलब यही हमारा डेफिनेटली गलत है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल गलत। बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि सर अगर पुरुष है ना, अगर पुरुष है तो कभी भी क्या हो सकता है, कभी भी इसका माता नहीं हो सकता। आगे दिया था कि टी इज ग्रैंडसन ऑफ बी, टी ग्रैंडसन है बी का, हाँ ग्रैंडसन है। आगे कहा ए इज द अंकल ऑफ आर, ए अंकल आर का, ये भी सही है। आगे बोला सी इज द मैटरनल अंकल ऑफ टी, बिल्कुल सही है, सब सही थे, लेकिन एक था डेफिनेटली गलत कौन था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है आगे चलिए। आगे बोलेगा क्या बोलेगा कि हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली इफ बी इज मेल। अगर बी पुरुष है तो कितने परिवार में पुरुष सदस्य हैं, तो सर अगर बी जो है वह पुरुष है तो परिवार में कितने पुरुष हो गए, परिवार में देखिए कितने पुरुष हो गए, जरा काउंट करके जल्दी बताइए परिवार में कितने पुरुष हो रहे हैं सर। परिवार में देखिए एक पुरुष, दो पुरुष, तीन पुरुष, चार पुरुष, पांच पुरुष। परिवार में कितने पुरुष हो गए सर, पांच पुरुष हो गए। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब 5 पुरुष हो जाएंगे अगर बी मेल है तो। ठीक आगे आएगा हाउ इज यस रिलेटेड टू बी, यस का रिश्ता क्या है बी से। तो यस क्या है बी का सर, तो बी के बेटी का पति है, मतलब बी का दामाद है। तो दामाद का मतलब क्या होता है सर, सन इन लॉ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, मतलब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस भी देख रहे हैं आप कितने आसान और कैसे लगाए जा रहे हैं। ठीक है आगे चलिए। फिर आपके सामने आ चुका एक सर्कुलर टेबल और इसमें 7 लोग बैठाए गए हैं। तो पहले आप क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर हम आपको बताएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। पहले आप सॉल्व करिए, आपको हम पूरा टाइम देते हैं, पूरा आपको टाइम दिया गया है 2 मिनट का। सॉल्व करना शुरू करिए, फटाफट सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। 7 लोग हैं सर, 7 कुर्सियाँ बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 कुर्सियाँ बना लिया हमने। कहाँ देख रहे हैं, बोला गया कि फेसिंग टू द सेंटर में देख रहे हैं, तो पहले व्यक्ति को यहाँ बैठाएंगे। अब आगे बनाइए, फिर हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। पहले आप बनाइए, चलिए फटाफट बनाइए, सॉल्व करिए। फटाफट बनाए। ठीक चलिए। अब ये बोला गया, क्या बोला गया है कि P सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। अगर अंदर देख रहे हैं तो जो व्यक्ति मान लीजिए पहला यहाँ बैठेगा, इसका राइट कहेगा तो इधर चलेंगे और लेफ्ट कहेगा तो इधर चलेंगे। बात क्लियर। तो बोला गया P सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Q, यानी Q के तत्काल दाहिने कौन है सर, P है। तो अगर Q को हम यहाँ बना दें तो Q के तत्काल दाहिने यहाँ कौन होगा सर, यहाँ तत्काल दाहिने कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक, आगे पढ़िए। आगे बोला गया कि ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड S, P और S के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट आइदर फ्रॉम राइट, कहीं भी हो सकता है। तो P के और किसके बीच में सर, S के बीच में केवल एक व्यक्ति। तो P और S को अगर यहाँ रखें तभी भी P और S के बीच में केवल एक व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है। अगर मान लीजिए इसी फिगर को हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ Q बैठा था, यहाँ P है, तो अगर P और S को यहाँ रखते हैं तभी भी P और S के बीच में कितने लोग आ रहे हैं सर, 1 लोग आ रहे हैं। दोनों कंडीशन हो सकता है, वही बोला है कि आइदर लेफ्ट से लीजिए या राइट से लीजिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है आगे चलिए। आगे बोला कहा गया यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S।
यू कहाँ बैठा है सर, यू जो है वो यस के राइट में तीसरा है, तो अगर यस यहाँ है तो इसके राइट में पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ कौन होगा, यहाँ हो जाएगा यू। और अगर यस यहाँ तो यस के राइट में देखिए पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ कौन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यू। बात क्लियर। आगे बोला और कहा गया कि टी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ यू, टी जो है वो यू का पड़ोसी है, तो अगर यू यहाँ तो ई का पड़ोसी कौन होगा, टी यहाँ, क्योंकि इसके पड़ोस में इधर तो जगह है नहीं, और अगर यू यहाँ तो इसके बगल में जगह इधर है नहीं, तो फिर टी कहाँ आएगा, टी आएगा यहाँ। बात क्लियर। आगे बोला और कहा गया कि आर सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, आर जो है वह वी के लेफ्ट में दूसरा बैठा है, तो वी के लेफ्ट में दूसरा कौन बैठा है सर, आर बैठा है। अब देखिए अगर भी को यहाँ रखें तो भी के लेफ्ट का मतलब क्या है सर, भी के लेफ्ट में पहला, दूसरा, यहाँ पे आर बिल्कुल बैठ सकता है। लेकिन अगर भी को यहाँ रखते तो भी के लेफ्ट में क्या जगह था, नहीं था, मतलब एक वाली कंडीशन में कुछ ऐसा फिगर बनेगा। यहाँ देखिए भी और आर तो दोनों अगल बगल ही आएंगे ना, क्योंकि दो ही जगह खाली है, तो फिर यहाँ पे राइट सेकंड नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा, आपका फिगर बनके तैयार हो गया। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला गया, कहा गया 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक सर्टेन वे, एक बाहर है, कौन बाहर है बताना है। देखिए पी और बी, तो देखिए पी और बी कहाँ है सर, देखिए पी आपका यहाँ था तो बी आपका यहाँ है, मतलब पी के राइट में पहला, दूसरा, तीसरा कौन बैठा, बी। पी के राइट में तीसरा कौन था सर, बी बैठा था। आगे देखिए पी के राइट में तीसरा क्या था सर, बी बैठा था। आगे क्या बी क्यू, भी क्यू का मतलब भी के राइट में देखिए पहला, दूसरा, तीसरा कौन है सर, क्यू है, मतलब भी के राइट में तीसरा कौन है सर, क्यू बैठा था। बात क्लियर। आगे क्या है यू आर, यू आर में देखिए यू के राइट में पहला, दूसरा, तीसरा कौन है सर, आर है, मतलब इसमें यू के राइट में तीसरा कौन था सर, आर था। आगे क्या है टी पी, टी पी में देखिए टी के राइट में दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा कौन है सर, पी है, मतलब टी के राइट में भी तीसरा पी बैठा था। आगे बोला एस टी, लेकिन सर यस के राइट में तीसरा टी नहीं बैठा है, मतलब यही क्या है सर, आपका ग्रुप से अलग हो जाएगा, एस टी आपका करेक्ट आंसर। बात क्लियर, समझ पा रहे हैं। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन आगे अरेंज किए गए हैं, पहले फिगर को अगले पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर क्या था सर, फिगर हमारा पहले कैसा बना था, कुछ फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे फिगर यही था, यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे पी था, और क्या बना था, क्यू पी था, फिर आर एस वी, यहाँ पे आपका था क्या, आर एस वी, और फिर क्या था, फिर यहाँ पे था आपका टी और यू, यहाँ पे आपका था टी और यहाँ पे क्या था, यू। अब आगे पढ़िए, आगे बोला और कहा गया हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन यू एंड क्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम यू राइट ऑफ यू। अगर यू के राइट में काउंट करते चलें, यू के लेफ्ट में चलेंगे तो इधर, और राइट में देखिए लेफ्ट में जाएंगे इधर, राइट में जाएंगे तो इधर, तो अगर यू के राइट में चलें तो बताइए कितने लोग बैठे हैं यू और क्यू के बीच में। तो सर यू और क्यू के बीच में कोई नहीं बैठा, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं, तो सर क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब कि नन, कोई नहीं बैठा। बात क्लियर है, ठीक। आगे बोला 26वें क्वेश्चन में इफ ऑल पीपल्स आर मेड टू सीट एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम पी, अगर पी से स्टार्ट करके सबको एंटी क्लॉकवाइज में बैठा दें, तो ध्यान से समझिएगा, अगर P से स्टार्ट करके इन सारे लेटर्स को एंटी क्लॉकवाइज में बैठाया जाए, मतलब कि इधर की तरफ बढ़ते चले, अब किस ऑर्डर में, डिक्शनरी ऑर्डर में, तो कितने लोग का स्थान रिमेन अनचेंज रहेगा। तो बताइए P के बाद कौन आएगा, अगर P के बाद चलेंगे तो P के बाद यहाँ Q आएगा, Q के बाद क्या आएगा सर, R, R के बाद क्या, S, S के बाद क्या, T, T के बाद क्या, U, और U के बाद V। तो देखिए किसका स्थान चेंज हो गया सर, P से जब चलना शुरू किए हैं तो देखिए R और Q इनका स्थान चेंज हो गया, मतलब ये नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए यस और आर ए नहीं होगा, यहाँ पे देखिए भी और एस नहीं होगा, यहाँ पे टी और टी जी बिल्कुल इसका स्थान नहीं बदला, यू और यू का स्थान नहीं बदला, मतलब कि पी से एंटी क्लॉकवाइज लिखने में 2 का स्थान नहीं बदला, किसका, टी और यू का। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा आपका टी और यू, इन दोनों का स्थान नहीं बदलेगा। 27वें क्वेश्चन में बोला गया कि हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। देखिए वीडियो जहाँ नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को फिर से पॉज करिए, खुद लगाइए, फिर वीडियो को बैक करिए, बैक करके फिर देखिए, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप इसे खुद एक बार बैक करके देख सकते हैं, ठीक। हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में दूसरा कौन है सर, तो आर के लेफ्ट, मतलब अगर आर के राइट चलना होता, आर अंदर मूव किया तो आर का राइट इधर हो जाएगा, तो लेफ्ट में दूसरा कौन है सर, लेफ्ट में दूसरा क्यू है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी कि 27वां का आपका पहला आंसर, ठीक। आगे चलिए, आगे बताइए और बताइए इसका आंसर क्या, एज मेनी पीपल सिट बिटवीन टी एंड वी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ टी एंड एज बिटवीन आर एंड किसके।
कहा गया है एज मैनी पीपुल सिट बिटवीन टी एंड बी, टी और बी के बीच में जितने लोग हैं, काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ टी। अगर टी के लेफ्ट से काउंट करना शुरू किया जाए तो टी और वी के बीच में जितने लोग बैठे हैं उतने ही लोग आर और किसके बीच में बैठे हैं, अगर आर के लेफ्ट से काउंट करें तो सर टी और बी के बीच में एक भी लोग नहीं बैठे हैं। इसका मतलब आर के भी अगर लेफ्ट से काउंट करना शुरू कर देंगे तो आर और पी के बीच में एक भी नहीं बैठेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका पी, ऑप्शन नंबर डी इज द ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। 28 होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आ चुका है चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग का आपका 5 क्वेश्चन दिया गया था और एक कोडिंग हम ऑलरेडी आगे डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ आपके 5 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए सर? टोटल 6 क्वेश्चन का। बात क्लियर है? अब देखिए और बताइए मैं इसका आंसर क्या होगा। हमने देखिए लिखा था यहाँ पे कि होम का कोड चाहिए। देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन लगवाएंगे हम। होम देखिए यहाँ पे है, होम यहाँ पे है और होम कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, मतलब अगर होम यहाँ पे पाया जा रहा है तो होम का कोड भी इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। तो DI हो सकता है, होम का कोड DI हो सकता है, होम का कोड RE भी हो सकता है, होम का कोड SA भी हो सकता है, लेकिन SA तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है। होम का कोड LA भी हो सकता है, लेकिन NA और KA नहीं होगा। ये बात एकदम कंफर्म है। क्यों सर? क्योंकि हमें अगर होम दिया हुआ है कहाँ पे, अगर होम आपका यहाँ है तो होम का कोड भी इन्हीं चारों में से कोई एक होगा और इन चारों में यहाँ पे आपका NA और K नहीं पाया जा रहा है। बात क्लियर? 2 ऑप्शन कट जाएंगे। अब देखिए होम यहाँ पे है तो इसमें से ही आपका आंसर होना चाहिए, इसी में से तो कोई आपका आंसर होना चाहिए। हमने कहा हाँ बिल्कुल इसी में से कोई आंसर होना चाहिए था। तब देखिए HA में से आपका HA, DI, FI और RE में से कोई एक आंसर होना चाहिए। तो HA ऑप्शन में है ही नहीं, DI हाँ DI हो सकता है, FI ऑप्शन में नहीं है, RI भी हो सकता है, लेकिन LA नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि LA यहाँ पे नहीं आया है और हमें अगर होम यहाँ पे पाएगा तो LA भी इसका कोड इसमें पाया जाना चाहिए था। बात क्लियर? अब बचे 2 ऑप्शन कौन कौन से? RE और DI। अब होम अगर लास्ट में यहां पाया गया तो होम का कोड भी इन चारों में से कोई एक होना चाहिए, इन चारों में से कोई एक होना चाहिए। तो सर इन चारों में से होना चाहिए तो चारों में से ढूंढने से अच्छा देख लेते हैं DI RI में कौन यहाँ पे है सर। तो यहाँ पे DI कहीं हमें नहीं मिला, RE मिल रहा है, मतलब DI कोड नहीं होगा, RE क्या हो जाएगा? इसका होम का कोड हो जाएगा। सर कहीं हमने किसी का कोड नहीं निकाला, हमने बस ऑप्शन एलिमिनेशन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है डियर ऑफिसर्स। आप समझ पा रहे हैं हम कैसे लगा रहे हैं? अगर ये तरीका ऑप्शन एलिमिनेशन का कोडिंग डिकोडिंग के लिए अच्छा लगा हो तो फटाफट थम्स अप करिए, फटाफट थम्स अप करिए, सभी लोग थम्स अप करिए। और सेशन को लाइक शेयर, यार हम बोले थे कि नहीं कहेंगे लेकिन आप लोग मजबूर कर देते हैं कहने के लिए। इतने सारे लोग वीडियो में हैं, इतने सारे लोग जुड़े हैं और लाइक नहीं करते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला और कहा गया विच मे बी द पॉसिबल कोड फॉर कॉज ऑफ क्लैरिटी। कॉज ऑफ क्लैरिटी का कोड क्या होगा? आपसे यह आपको अब बताना था। ठीक है, तो कॉज ऑफ क्लैरिटी का कोड देखिए कैसे अब लगाने जा रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिए फिर हम आपको समझाते हैं। देखिए कॉज ऑफ यहां पे है, ठीक। आगे देखेंगे तो क्लैरिटी यहां भी है, क्लैरिटी यहां भी है और क्लैरिटी यहां भी है। बात क्लियर? तो क्लैरिटी का कोड देख लेते हैं क्या होगा सर। मतलब कि पहले में और इसमें तीनों में क्या कॉमन? देखिए हमने कहा देखिए सर यहाँ पे लेफ्ट होप आई, मतलब लेफ्ट ऑफ होप और क्लैरिटी। इसमें क्या है सर? लेफ्ट और क्लैरिटी है, मतलब कि होप और ऑफ कट गया। इसमें जाएंगे तो केवल क्लैरिटी है, ठीक। मतलब क्लैरिटी का कोड जो होगा वो इसमें और इसमें और इसमें, इन तीनों में कॉमन होगा। कौन कॉमन होगा? केवल एक कोड की, कौन सा? क्लैरिटी का। तीनों में क्या कॉमन है? हमने कहा देखिए यहाँ पे आपका YLA, तो सर YLA तो इसमें है ही नहीं, तो YLA कोड नहीं होगा। अच्छा NA इसमें है और इसमें नहीं है, मैंने NA नहीं होगा। K इसमें है, इसमें K है, इसमें भी KA है।
मतलब जो क्लैरिटी का कोड हुआ वो क्या हो गया सर, क्लैरिटी का कोड आपका KA हो गया। मतलब ये देखिए इसमें K नहीं आया तो ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, इसमें K नहीं आया इसका आंसर हो ही नहीं सकता, इसमें K नहीं आया इसका आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन E भी इसका आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 30 क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर ध्यान से सुनिए, हमने कोड नहीं निकाला किसी का, बस हमने क्लैरिटी का कोड निकाला। और क्लैरिटी का कोड क्या होगा सर, क्लैरिटी का कोड होगा KA। तो फिर कॉज ऑफ क्लैरिटी का कोड जो भी होगा उसमें K तो आना चाहिए ना, लेकिन यहां पे तो सर K है ही नहीं, यहां पे तो K है ही नहीं, तो फिर आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी तो आंसर होगा आपका। समझ पा रहे हैं, देखिए कितने जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करें, विद इन अ सेकंड क्वेश्चन लग रहा है। आगे बताना है कि FIKDA का कोड क्या होगा, और 32वें में बताना है कि ऑल होम क्लैरिटी क्लेड का अगर कोड इतना है तो फिर इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम आगे क्वेश्चन नहीं लगा, हम बिल्कुल नहीं लगवाएंगे, आप लोग आंसर दे रहे हैं, हमें लगवाने की जरूरत नहीं है। 31वां क्वेश्चन, 32वां क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 33वां, ये चाइनीज क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन कौन लगाएगा सर, ये क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग, और इसका आंसर हमें चाहिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो का जब ये लाइव से चैट खत्म होगा तो जैसे वीडियो अपलोड होगी उसके बाद जो आपका कमेंट बॉक्स होता है वहां पे आप हमें लिखेंगे कि सर 31वें क्वेश्चन का, 32वें क्वेश्चन का और 33वें का। 31वें का फला आंसर होगा सर, 32वें का फला और 33वें का फला। ऐसे आप कमेंट हमें करके बताइए कि इन तीनों का आंसर क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट तीनों क्वेश्चन का। हमने 2 क्वेश्चन लगा के बताया कैसे लगाना है, बाकी ऑप्शन एलिवेशन आपको लगाना होगा। फटाफट क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका भी हो गया। थम्स अप करिए फटाफट सभी लोग, स्क्रीनशॉट हो गया सर, ठीक है, ये लगाएंगे आप। आगे चलिए हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्शन का, और यहाँ पे दिया गया 34-35 में 2 क्वेश्चन आपके डायरेक्शन के हैं। इसके बाद जब आगे चलेंगे तो हमें फिर से एक पजल मिलेगा जो होगा लीनियर का अनसर्टेन वाला। तो अनसर्टेन के 5 क्वेश्चन लगाने से पहले हम डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिएगा लास्ट तक। अभी हम डिस्कस करने वाले कितने क्वेश्चन सर, 5 और 2 7 क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले दोनों डायरेक्शन के क्वेश्चन को बताइए और फिर हम आगे दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आगे चलेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है उन बच्चों को जो हिंदी में पढ़ते हैं क्वेश्चन को, लेकिन कोई बात नहीं सर, आप इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग है, रीजनिंग में कहाँ इंग्लिश आता है, दिक्कत तो इंग्लिश में कहाँ होती है जहाँ पे वॉवेल देखना है, ये देखना है, वो देखना। रीजनिंग में कौन इंग्लिश की जरूरत है सर, रीजनिंग वाले तो इंग्लिश कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए आंसर कुछ लोग दे रहे हैं आप देखिए। बोला कहा गया कि मेघना स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए, वॉकड पॉइंट ए से मेघना चलना शुरू करती है, ठीक है। अब बोला गया कि वॉकड 7 मीटर टुवर्ड द वेस्ट, वो 7 मीटर कहाँ चलती है सर, 7 मीटर चलती है वेस्ट में। कितना मीटर, 7 मीटर वेस्ट में चलती है। पता है सर डायरेक्शन में जब आप बनाते हैं तो ये आपका नॉर्थ ऊपर वाला, नीचे साउथ, और नॉर्थ में जब चेहरा करके खड़ा होंगे तो राइट साइड ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड वेस्ट होता है। तो वेस्ट में चलती है 7 मीटर। आगे बोला गया 2 का लेफ्ट टर्न, उसके बाद लेफ्ट मुड़ जाती है, और लेफ्ट मुड़ के कितना चलती है सर, लेफ्ट मुड़ के वो चलती है 2 मीटर। बात क्लियर है। आगे बोला और कहा गया एंड रिच्ड पॉइंट सी, और पॉइंट सी पे पहुंचती है, मतलब इस पॉइंट का नाम क्या सर, इस पॉइंट का नाम सी है। बात क्लियर है। आगे बोला गया कि सी 10 टुक ए राइट टर्न एंड वॉकड 4 मीटर। फिर यहाँ से राइट मुड़ते हो कितना चलती है सर, यहाँ से राइट मुड़ के फिर से चलती हो कितना, 4 मीटर की दूरी चलती है। अब देखिए 7 मीटर अगर इतना बनाया है तो 4 मीटर 7 से कम ही बनाइएगा। अब ऐसा नहीं कि हमने कहा 2 मीटर तो 2 मीटर चले इतना, और हमने कहा कि फिर मुड़ते हैं और चलते हैं 10 मीटर, तो 10 मीटर मुड़ के, हाँ सर 10 मीटर हो गया, आगे बोलिए। हमने कहा फिर से मुड़िए लेफ्ट और चलिए 15 मीटर, अब लेफ्ट मुड़े और चल दिए सर, यहाँ से मुड़ के चल दिए 15 मीटर। क्या सही बनाया सर, अगर 2 मीटर की डिस्टेंस इतना बनाया आपने तो 15 मीटर की डिस्टेंस 2 से बहुत अधिक होगा, इस चीज़ को ध्यान देते हुए डिस्टेंस बनाना होता है। बात क्लियर। अब कहा गया, बोला गया 4 मीटर चलने के बाद कहाँ पहुँचते हैं सर, पॉइंट डी पे, मतलब यहाँ पे पॉइंट कौन सा है सर, ये पॉइंट डी है। बात क्लियर। आगे बोला और कहा गया कि 2 का राइट टर्न, फिर से यहाँ राइट टर्न हो गया, कितना चलती है सर, वॉकड 2 मीटर।
यहाँ से राइट होने के बाद फिर से इस दूरी चलती है 2 मीटर और फिर कहा गया एंड फाइनल टर्न राइट एंड वॉकड 3 मीटर स्टॉपिंग एट पॉइंट बी। मतलब यहाँ से फिर से लास्ट में 3 मीटर चल के पॉइंट बी पे रुक जाती है। तो सर राइट मुड़ के अगर 3 मीटर चलेगी तो टोटल अगर 4 आए थे तो 3 कुछ कम तक ही जाएंगे और ये 3 मीटर हो गया और ये आपका बीच में 1 मीटर बच जाएगा। बात क्लियर। पहला क्वेश्चन कि हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी। बी से ए किस दिशा में है, पहले ए बताइए। तो बी था आपका यहाँ पे, ए था यहाँ पे, तो बी से किस दिशा में है सर, बी से किस दिशा में है, बी से ईस्ट में है। मतलब जितने आपके वेस्ट वाले आंसर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब चलिए दूरी निकालते हैं। हमने कहा देखिए 7 मीटर दूरी ये है, और अगर 2 मीटर नीचे गई थी, 2 मीटर फिर ऊपर गई, मतलब इसी लाइन में चल रही है, तो 3 मीटर वापस आ चुकी है, तो 1 मीटर यहाँ बचा है और 7 मीटर कितना है सर, 8 मीटर। मतलब 8 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन कहा गया इफ मेघना वॉक्स 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम पॉइंट ए। कहा गया अगर पॉइंट ए से मेघना 2 मीटर चलती है साउथ में, अगर ए से 2 मीटर चलती है किधर, साउथ में, ए से साउथ मतलब बिल्कुल नीचे होगा सर, बिल्कुल नीचे चलती है 2 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इंक्लूडिंग ई वुड फॉल इन द स्ट्रेट लाइन। कहा गया कि ई को लेकर के कौन कौन से पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में आएंगे। तो अगर 2 मीटर चलने के बाद ये साउथ में जाने के बाद ई पे पहुंचती है, तो देखिए 2 मीटर ए भी, 2 मीटर ए भी, 2 मीटर ए भी, मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक दूसरे के बिल्कुल सामने स्ट्रेट लाइन में आएंगे। तो देखिए ए था डी, ए था सी और ये था ई, तो डी सी और ई आपके आ रहे थे। तो ई को लेकर के बाकी 2 कौन पॉइंट है सर, डी और सी, मतलब कि सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। देखिए फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को, फिर सुनिए 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 ध्यान से सुनिए। हमने कहा सर बोला गया कि मेघना पॉइंट ए से 2 मीटर नीचे आती है, ठीक है, तो 2 मीटर यहाँ 2 मीटर यहाँ, मतलब ये तीनों पॉइंट बिल्कुल एक दिशा में आएंगे। तो सर यहाँ ई पे पहुँचती है, तो ई के बाद पूछा गया कौन से वो 2 पॉइंट हो जो इसी लाइन में, तो कौन कौन है सर, सी और डी। तो क्या हो जाएगा आंसर, सी और डी। बात क्लियर। चलिए अनसर्टेन का एक लास्ट पजल आपके सामने है, और पहले इसे जल्दी से आप सॉल्व करिए, कमेंट करिए, फिर हम बताते हैं कि पजल कैसे सॉल्व होती है। चलिए अनसर्टेन का क्वेश्चन आप लगाइए, फटाफट लगाइए, फिर हम बताएंगे कि पजल कैसे सॉल्व होगा। चलिए पहले आप लगाइए, सॉल्व करिए, फिर हम बताते हैं। सॉल्व करें फटाफट, सभी लोग कमेंट जरूर करें। चलिए आंसर्स आपके आने शुरू हो चुके हैं, बहुत सारे लोग आंसर देने लगे थे। देखिए अनसर्टेन जब पजल आपके सामने आ जाए, ध्यान से सुनिए, जब अनसर्टेन पजल आए, जो इंफॉर्मेशन दिया उसे डायरेक्ट बनाते चलेंगे, कोई तामझाम नहीं, जो दिया बहुत बनाते चलिए। कहां देख रहे हैं सर, नॉर्थ में। नॉर्थ में देखने का मतलब क्या है, अगर बोलेगा कि राइट चलना है तो राइट चलेंगे इधर, अब बोलेगा लेफ्ट चलना तो किधर चलेंगे, इधर चलेंगे, तो लेफ्ट इधर चलेंगे और राइट इधर चलेंगे। इतना बात ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, आगे बोला कहा गया कि बी सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। बी कहाँ है सर, ई के लेफ्ट में 5वां, तो ई को बनाइए और ई के लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब किधर चलेंगे सर, इधर, तो ई के लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कौन है सर, 5वां है बी, तो बी हो गया, ए हो गया, ई।
आगे पढ़िए, आगे बोला कहा ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में कितने लोग हैं सर? 2 लोग। अब देखिए बी और डी के बीच में अगर 2 लोग हैं तो बी और डी के बीच में 1 और 2 छोड़ के डी को यहां भी रख सकते हैं और 1 और 2 छोड़ के डी को यहां भी रख सकते हैं। सर दोनों ही कंडीशंस हो सकती हैं क्योंकि बी और डी के बीच में कितने लोग हैं सर? बी और डी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। बात क्लियर है? आगे क्या बोला गया? आगे कहा गया है कि डी सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द इंड। डी किसी भी इंड से दूसरा बैठा है। सर अगर मान लीजिए कि यहां पे हम इंड बना दें तो यहां पे इंड के बाद पहला और दूसरा डी तो नहीं आ रहा है तो तीसरा चला जा रहा है, मतलब कि डी यहां पे नहीं बैठेगा। तो फिर डी कहां बैठेगा सर? डी बैठेगा यहां और ये इंड से पहला नहीं कितने लोग बैठेगा? दूसरे नंबर पे कौन बैठ जाएगा? डी बैठ जाएगा। अब देखिए इन अनसर्टेन का इधर वाला पोजीशन क्या हो चुका है? इधर का पोजीशन इसका फिक्स हो चुका है। बात क्लियर है? आगे चलिए, आगे बोला और कहा गया है कि ओनली 5 पीपल्स सिट बिटवीन बी एंड डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में केवल 5 लोग बैठे हैं सर। तो अगर डी यहां बैठा था तो फिर देखिए 1 2 3 4 और 5 छोड़ के यहां कौन आएगा सर? यहां चला आएगा एफ, क्योंकि बोला गया डी और एफ के बीच में कितने लोग हैं सर? 5 लोग। आगे बोला गया, कहा गया यस सिट्स 8 टू द राइट ऑफ एफ, मतलब एफ के राइट में चलना है और 8वां चलना है। तो एफ के राइट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां कौन बैठेगा सर? यहां पर बैठेगा एस। यहां तक बात क्लियर? आगे चलिए, आगे बोला गया कि एज मेनी पीपल सिट बिटवीन ई एंड एस। ई और एस के बीच में उतने ही लोग बैठे हैं एज बिटवीन सी एंड एस, जितने कि सी और एस के बीच में बैठे हैं। तो ई और एस के बीच में उतने ही जितने कि सी और एस के बीच में है सर। अब चलिए ई यहाँ पे है तो ई और एस के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 लोग। इसका मतलब सी और एस के बीच में भी कितने बैठेंगे? सी और एस के बीच में कितने बैठेंगे? 5 ही बैठेंगे। तो सी और एस के बीच में 5 बैठने का मतलब कि अगर एस यहाँ पे है तो फिर 1 2 3 4 5 छोड़ के यहाँ कौन आएगा सर? यहाँ आएगा सी। बात क्लियर? आगे बोला गया है, कहा गया ओनली 2 पीपल्स सिट टू द राइट ऑफ सी। सी के राइट में केवल 2 व्यक्ति हैं तो 1 और 2 व्यक्ति बैठाएंगे किसके? सी के राइट में। और लीजिए आपका फिगर बन के तैयार होगा। आप देखिए कितने लोग, पहले काउंट करिए कि हाउ मेनी पीपल्स आर सिटिंग इन द लीनियर अरेंजमेंट। कितने लोग बैठे हैं लीनियर अरेंजमेंट में? तो जल्दी से काउंट करके बताइए कि कितने लोग बैठे हैं। चलिए बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं सभी लोग, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए काउंट करते हैं सर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। कितने लोग बैठे हैं सर? 24 लोग बैठे हैं, मतलब ऑप्शन ऑफ बी इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? आगे चलिए, आगे बोला गया और क्या बोला गया? कहा गया इफ जी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। यदि जी को एस के राइट दूसरा बैठा दिया जाए, मतलब यदि जी को यस के राइट में दूसरा बैठा दिया जाए तो क्या पूछा है? तो पूछा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी फ्रॉम द राइट एंड। तो जी का पोजीशन राइट से क्या होगा? तो सर राइट से जी का पोजीशन देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, क्या हो जाएगा सर? 7th हो जाएगा। मतलब क्या आंसर हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ऑफ बी इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? तो बाकी ये चारों क्वेश्चंस आप लगा लीजिएगा और फिर से हमें क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बताइएगा कि सर 38, 39 और 40 इन तीनों क्वेश्चंस का ऑप्शन कौन सा सही है, ये हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए। ठीक है, तो डियर्स आपकी ये क्लास यहीं खत्म होती है और थैंक यू सो मच आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात अभी फिर ध्यान से सुनिए, अभी कहीं नहीं जाएंगे आप सभी लोग। देखिए आपके सामने फिर एक लिंक आया जिसका नाम है यहाँ पे ज्वाइन टेलीग्राम चैनल http://abhinay21। ये आप सर्च कर सकते हैं रीजनिंग गुरु अभिनय गोस्वामी। ठीक है, इसे भी आप सर्च कर सकते हैं और डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं किस पे? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आपको पूरी इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है और प्लस वहाँ पे समय समय अनुसार आपकी क्विजेज भी कराई जाती हैं, प्लस और भी जो आपकी क्लासेस यहाँ चल रही हैं मूल मंत्रा क्लासेस पे, उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो सभी लोग इस टेलीग्राम को ज्वाइन करें और
आप सभी लोग के इतने सारे सपोर्ट्स के लिए फिर हम एक बार आपका थैंक यू, दिल से थैंक यू बोलते हैं कि आप सभी लोगों ने वीडियो को इतना सपोर्ट किया, इतना आप लोग प्रमोट कर रहे हैं। अभी एक वीडियो आपकी 2 बजे और पढ़ाई गई थी जो कि पूरे 1 वीक के करंट अफेयर की वीडियो थी, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे भी आप जरूर देखें। प्लस मूल मंत्रा क्लासेस के फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन करें, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड जो अपडेशन होते हैं वो आपको इसी पेज पे दिया है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ठीक है। अदरवाइज अगर डियर्स आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम पे आके ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद। फिर हम उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार जरूर हो। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो उसके हम सभी लोग आपके साथ हैं। माई बेस्ट विशेज ऑलवेज विथ यू। थैंक यू सो मच डियर्स, थैंक यू सो मच।